VL Vora sir, thank you. Thank you Thank you so for much. coming on the show. Thank you so much for calling me. थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। मणिपुर के आप के अंदर काफ़ी अच्छा आपका रोल रहा है। प्लस जिस मेन चीज़ पे हमें आज आपसे बात करनी थी वो ये थी, क्योंकि आपने 20-25 साल से ऑलरेडी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जितने भी ये गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स या एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आप मेंटरशिप देते हैं, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है वो सब में हेल्प करते हैं। तो वो सब आज समझेंगे। बट ऑडियंस के लिए थोड़ा सा 30 सेकंड 1 मिनट लेके अगर आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें सर, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। अच्छा किया नितिन। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि मैं दिल्ली का निवासी हूँ। यहीं मैंने पढ़ाई की थी और फिर मैंने यहीं आईपीएस ज्वाइन किया 1967 में। मेरा कार्डर था यूनियन टेरिटरीज़। आपको मालूम होगा नौकरियों में कार्डर होते हैं। तो मैंने दिल्ली पुलिस से अपने कार्डर शुरुआत की, अपनी सर्विस की। उसके बाद फिर मेरा मैं मणिपुर का आपने ज़िक्र किया, वहाँ गया 2-3 बार, त्रिपुरा गया, फिर मैं पंजाब रहा, कश्मीर रहा, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी नौकरी की और और कई डिपार्टमेंट्स में भी गए इधर उधर। और फाइनली मैं 2004 में रिटायर हुआ। हम्म। तो मैं उस वक्त डीजी सिविल डिफेंस था और कुछ देर मेरे पास डीजी एसएसबी का भी चार्ज था। तो फिर मैं दिल्ली में सेटल हो गया। और मैं ये जो जिसकी आप बात कर रहे हो, तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएससी में कुछ कपल ऑफ ईयर्स में जाता रहा इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि वो ऑफिसर्स को बुलाते हैं रिटायर्ड लोगों को, बाई टर्न टू बी ऑन द पैनल ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद फिर मैं एक इंस्टीट्यूशन में जाने लगा जहाँ पे फ्री लोग सेवा करते हैं, कैंडिडेट्स को मेंटर करते हैं फॉर इंटरव्यूज़। हम्म। और अब मैं वहाँ भी जाता हूँ, कल भी मुझे जाना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम संकल्प है। और मैं फिर कुछ और इंस्टीट्यूट्स में भी जाने लगा। कुछ बड़े वेल नोन हैं, जैसे आपने शायद राउज आई स्टडी सर्कल सुना हो, हम्म। बाईजूस करके एक कंपनी थी, वहाँ पे है एक विजन है, इस तरह के। तो मैं काफ़ी जगह पे 17 साल से इस काम में हूँ। हर साल 3-4 महीने इसी काम में लगते हैं हम्म। और आजकल यही चल रहा है वो। लेकिन आज मैंने छुट्टी लिया आपके पॉडकास्ट की वजह से। थैंक यू सो तो मच सर। मैंने कहा मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि जो आपने टॉपिक बताया मुझे यूपीएससी के इंटरव्यूज़ का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम्म। जो लोग जाते हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए क्या करना है। हम्म। तो यही मेरी छोटी सी कहानी है। हम्म। थैंक यू। थैंक यू दैट। मैं लोगों को ये बता देता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ ये सोच के मत देखिए कि ये यूपीएससी करने हैं तो ही मुझे फ़ायदा होगा इसको देखने का। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इवन आप प्राइवेट जॉब के लिए भी अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टिप्स, ये ट्रिक्स आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये लोग तो ना अपने आप को कन्फाइंड कर देते हैं सोच में। यानी तो मैं इसीलिए सारी उम्र ही इंटरव्यूज तो लगे रहते हैं। हाँ। आप अभी भी देंगे, अभी पता नहीं कितने दिए होंगे, कितने देंगे आप। जी। मैं भी कई बार गलियों से गुजरा हूँ, हाँ। आगे भी क्या पता। हाँ। ये भी आप भी तो इंटरव्यू ही ले रहे हो एक किस्म से मेरा, और बिल्कुल। क्या है, ये भी तो इंटरव्यू ही है। करेक्ट। तो तो इसलिए लोगों को बताना ये ज़रूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हाँ। खाली यूपीएससी के लिए नहीं है। हाँ। ये चीज़ें हर उम्र चीज़ भर में, काम आने वाली हैं। हर चीज़ में काम बिल्कुल आएगी। सही कह रहे हैं आप। तो सर शुरू करते हैं, हाँ प्लीज़। है ना? पहला मुझे ये समझना है कि मान लीजिए काफ़ी रील्स आपने देखी होंगी, जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग ना एंट्री करते हैं और उसको एंट्री करते हुए दिखाते हैं कि एस्पिरेंट आया और उसने गेट से एंटर किया, और आप लोगों ने जो पैनल पे बैठे होते हैं वो उसकी एंट्री से ही जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा में क्या क्या कमी थी, वे आपने किस तरीके से रूम में एंटर किया, आपने ग्रीट किया या नहीं किया। वहीं से शुरुआत हो जाती है इन ए वे इंटरव्यू की, देखा जाए तो, क्योंकि जजमेंट और फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है वहीं से बन जाता है। तो आप लोग जो पैनल में बैठे होते हैं, क्या क्या चीज़ें जज करते हो उस टाइम पे उस बंदे की कैरेक्टर को लेके या उसके फर्स्ट इंप्रेशन को लेके? देखिए, एंट्री से बड़ा कुछ पता चलता है। हम्म। एक तो पहली बात तो ये होती है कि भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन जिसे कहा जाता है। एंड यू नेवर गेट ए सेकंड चांस इन लाइफ टू मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन। तो देखा ये जाता है कि भाई उस बंदे की अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसी है।
अब कई लोग क्या करते हैं कि आ जाते हैं, 4 दिन की दाढ़ी बड़ी हुई है, हम्म। टाई पहनी है लेकिन नॉट जो है वो ठीक तरह नहीं है, तो एक तो उस तरह का शैबी अपीयरेंस होता है। तो उससे क्या लगता है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसको जो यूपीएससी में जो जाते हैं ना, इसको नितिन इंटरव्यू नहीं कहते, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। सवाल जवाब तो एक कन्वर्सेशन है जिसके थ्रू आप दूसरे की पर्सनैलिटी जानते हैं। हम्म। तो एनीवे ये जो आपने एंट्री का कहा, तो एक तो ये पता चलता है, फिर थोड़ा उसने मतलब कपड़े कैसे पहने हैं, कपड़े कॉस्टली नहीं होने चाहिए लेकिन साफ सुथरे तो होने चाहिए कम से कम। करेक्ट। और फिर उसकी ग्रूमिंग कैसी है, ये नहीं कि भाई बाल बड़े हुए हैं आपके, भी आपने कटिंग नहीं की या शेव नहीं की, थिंग्स लाइक दैट। और फिर आप दरवाजे पे नॉक करते हो कि नहीं, कर्टसीज है, छोटी मोटी कर्टसीज भी देखी जाती है। हम जनरली एडवाइस ये करते हैं कि दरवाजे पे 3 बार नॉक करो, 3 बार। थोड़ा हल्का सा खोलो, और अंदर जो चेयरपर्सन बैठे हैं उनसे परमिशन लो अंदर जाने की। उसके बाद परमिशन मिलेगी नेचुरली, फिर आप जाइए, फिर आप विश करिए। हम्म। तो विश करें या आप चेयरपर्सन को करें, अगर कोई लेडी मेंबर पैनल में उसको करें। आपको कैसे पता लगेगा सामने वाले को कि कौन बीच चेयरपर्सन है? में बैठे होते हैं, अच्छा। 5 लोग होते हैं इंटरव्यू में तो हमेशा। हमेशा जो बीच वाले हमेशा होते जो हैं? बीच वाले होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। अच्छा। इट कुड बी जेंटलमैन, इट कुड बी लेडी, एनीवन। तो तो उनको ग्रीट करना है, उन्हीं को करना है सिर्फ, बाकियों उन्हीं को को। नहीं? देखिए, लिखा ऐसे ही गया है कि उन्हीं को करना है और कोई लेडी मेंबर को करना है। वैसे आप सबको भी कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, हम्म। लेकिन एक तौर तरीका जो बना हुआ है वो यही है कि आप उनको करो, बाकी लोगों को देखो, स्माइल करो, एक्नॉलेज करो उनकी प्रेजेंस भी। और फिर उसके बाद आप बैठो तब जब आपको कहा जाए। अच्छा। कई क्या करते हैं आगे बैठ जाते हैं अपने आप, हाँ। या कई कहते हैं मैं सिट, खुद ही बोल देते हैं। खुद ही बोल देते हैं, पता नहीं होता। तो ये जो मॉक इंटरव्यूज़ का यही पर्पस होता है कि थोड़ा बहुत लोगों को कुछ सजेशंस दिए जाएं। और दूसरा ये कि अब उसकी चाल कैसी है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हम्म। अंदर घुसा तो कैसे घुसा, ऐसे चल रहा है कि ऐसे चल रहा है। हम्म। कई लोग हाथ जो हैं, कोई हाथ ऐसे कर लेते हैं, बैठते हुए या वॉक करते हुए? नहीं खड़े हाँ। हुए आएंगे आएंगे जब। करेक्ट कई करेक्ट। लोग हाथ पीछे कर लेते हैं। आप जानते होंगे बॉडी लैंग्वेज में इन चीज़ों के कुछ मीनिंग्स भी होते हैं, पीछे आता तो जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। कुछ बताइए ना सर इस पे तो इसमें साइकोलॉजिकली। इसमें हैंड्स जो हैं साइड में होने चाहिए हमेशा। आदमी को साफ चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। और कॉन्फिडेंस में जैसे आप बात करते हो तो पता चल जाता है कि आपकी आवाज़ में दम कितना है, हम्म। एनर्जी लेवल भी पता चलता है। कई आते हैं बड़े धीरे से आएंगे, जिस चल के गुड मॉर्निंग सर, ये वो, तो कुछ आएंगे मैं कम सर, गुड मॉर्निंग सर। हम्म। दैट इज़ द वे टू ग्रीट पीपल, कि पता लगे भी हाँ अगले में कुछ एनर्जी है। करेक्ट। और फिर उसके बाद जो बैठा जाए। अब जेंट्स के लिए तो कोट पैंट का रिवाज है ही है, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि भाई कोट अगर पहना है, दीज आर ऑल वेस्टर्न मैनरिज्म्स ऑफ कोर्स, तो कोट का ऊपर का बटन बंद होना चाहिए हमेशा जब आप खड़े हैं या ये चल वाला रहे हैं। बटन जो है? ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर अच्छा। वाला, नीचे वाला नहीं। अगर 2 हैं, 3 हैं तो ऊपर वाले 2 बंद होने चाहिए। नीचे वाला क्यों नहीं होना चाहिए, कोई रीजन? नहीं, वो अगर आपने देखा होगा जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दुनिया भर के आप देखिए, दिस हाउ इट इज, दिस हाउ इट इज। क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कईयों के अंदर अंदर एक बटन भी होता है कोट्स के हाँ अंदर, राइट। देखा होगा आपने। हाँ। आइडिया इज कि यू आर स्टिल लूज, को ऐसा भी नहीं कि यू आर वेरी टाइट आल्सो, हम्म। यू आर कंफर्टेबल, बट देन लुक डिसेंट, यू आर काइंड ऑफ कवर्ड पर्सन एंड ऑल दैट। तो ये हैं जो हम बताते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कई लोग क्या करते हैं कि ऊपर तो सारा देख लिया, जूते नहीं देखे, हम्म। सॉक्स किसी कलर की पहन ली, जूते किसी कलर के पहन लिए। आइडिया इस ये नहीं कि भी बड़ा कुछ मैचिंग होना चाहिए, लेकिन क्लमजी तो नहीं लगना चाहिए बंदा कम से कम। हम्म। तो ये उस सवाल का जवाब है कि आप अंदर घुसते ही पहला ये पता चल जाता है बंदे का, असेसमेंट शुरू हो जाती है पर्सनैलिटी की। और मॉक इंटरव्यूज़ का पर्पस यही होता है कि गाइड करना, बताना, जो ये आप ऐसे करो, ऐसे करो। हम्म। यही पर्पस होता है मॉक इंटरव्यूज़ का, बिल्कुल। जिसके लिए हम आज बैठे हैं।
बिल्कुल। और लेडीज़ के लिए ये होता है कि आप वो कुर्ता पजामा पहन लें या साड़ी पहने, चाहे जिस प्रदेश से हैं उसकी अगर साड़ी पहने तो और भी अच्छा है। आंध्रा से हैं तो अच्छा, पोचमपल्ली पहन लें, अच्छा, वो बेटर या इम्पैक्ट करता है। चेन्नई से आए, हाँ, लेकिन साड़ी बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल लगना चाहिए। यू शुड लुक सिंपल एंड एलिगेंट। हुँ, कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ ज़्यादा ज्वेलरी नहीं, बाल बंधे हुए हों ठीक-ठाक। आई मीन बेसिक, यू शुड लुक ऑल राइट, हुँ, डिसेंट, क्लीन, दैट इज़ द पर्पस। हुँ, गॉट इट। तो ये है एंट्री का मामला जो है। अब मान लीजिए एंटर हो गया, सब कुछ सही है, आके जी। परमिशन ली और बंदा बैठ गया, हुँ, हुँ। ठीक है। अब क्या मुझे बोलना है पहले जो इंटरव्यूई है उसको बैठना है, उसको शुरुआत करनी है या वेट करना है कि सामने से कुछ बोला जाएगा तो ही वेट मुझे? करना है, सामने वाले बोलेंगे। हुँ, जनरली चेयरपर्सन बोलते हैं। जनरली क्या चीज़ होती है, फर्स्ट चीज़ क्या बोलते हैं वो लोग? फर्स्ट वो पूछते हैं आपका नाम क्या है? अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरा नाम तो ऑलरेडी फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे बोल देते हैं लोग? कुछ लोग नहीं पता होता, हाँ, कसूर नहीं है, आफ्टर ऑल हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, दोष नहीं होता ना, मतलब हुँ, उसमें ब्लेम देने वाली बात नहीं है। राइट, या कहते हैं जैसे आपको मालूम ही है, अच्छा, तो उसमें ये पूछते हैं जी आपका नाम क्या है? देखिए ये इंटरव्यू पैनल जो है, पर्सनैलिटी टेस्ट का पैनल है, ये नितिन बड़ा फ्रेंडली होता है। इनका पर्पस है सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना नहीं है। अच्छा, तो बड़े प्यार से बात करेंगे, और एल्डरली होते हैं लोग ज़्यादातर, हुँ, एक्सपीरियंस होता है उनका, मिला के 100 साल का एक्सपीरियंस होगा, शायद 4-5 लोगों का ज़्यादा ही होगा बल्कि। थोड़े प्यार से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? फिर उसके बाद आप बताएँगे। अब इसी में जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ लोग कह देते हैं कि जैसा आपको मालूम है। हुँ, तो हम कहते हैं, "भी बेटा ऐसे मत बताना।" लेकिन बताना कब है, उसकी उसका फ़ॉर्मेट अलग है। वो ये है कि पहले पूरी बातचीत हो जाती है, फिर हम उनको बाहर भेजते हैं। फिर पैनल आपस में सलाह करता है कि इसमें क्या-क्या गुण हैं, क्या-क्या इसको करेक्शन करना है। हुँ, फिर हम बुला के उनको बताते हैं, समझाते हैं, और फिर उनसे भी पूछते हैं कि आपको कोई बेटा सवाल पूछना तो आप भी पूछ लीजिए। तो फिर उनके जो शंकाएँ होती हैं, जो सवाल होते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। तो एंटायर फॉर्मेट तो इस तरह है। हुँ, तो ये जैसा पहले बात हुई कि जी आप जैसा आपको मालूम है या मेरा नाम है, तो हम कहते हैं अभी बेटा ऐसे मत कहना, लेकिन वो हमसे ये सब चीज़ें हम आखिर में कहते हैं, उस वक्त नोट करते जाएंगे। हुँ, हुँ, नेक्स्ट सवाल इससे होता है कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हुँ, तो इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। क्या-क्या होना चाहिए उसमें सर? उसमें ये है कि भी मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ, हुँ, यहाँ मैं पढ़ा स्कूल में, और यहाँ मैंने कॉलेज की पढ़ाई की, और ये मेरी हॉबीज़ हैं, ये मेरे सिबलिंग्स हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताना। कितना लंबा हो सकता है ये? लगे 1 डेढ़ मिनट लगेगा, कितना लगेगा अच्छा, ज़्यादा, कोई लंबा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर इसमें भी मैं साथ-साथ बताऊँ क्या-क्या हाँ, कई हाँ, बच्चे कर हाँ, जाते हाँ, हैं? बिल्कुल सर। कई बच्चे साथ-साथ क्या करते हैं कि बच्चे तो खैर दे आर ऑल यंग पीपल, मैं बच्चा कह रहा हूँ क्यों अपनी उम्र के हिसाब से। आपने मुझे एंट्री पे भी बच्चा ही बोला था सर। हाँ, हाँ, तो ऐसा है कि वो साथ-साथ कुछ अपनी बड़ाई कर देते हैं कई, अच्छा, कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मेरा बड़ा ड्रीम है, मैं देश की सेवा करनी है, या कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि भाई आपको अपने बारे में बड़ाई बड़ाई मत करो, सिंपल इंट्रोडक्शन है, हुँ, आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो फॉर्म में लिखी होती हैं, और बाकी जो है वो बातचीत के दौरान भी पता चल जाता है। हुँ, देखिए आप किसी से भी अगर आप बात करोगे आधा पौना घंटा, तो आदमी आर्टिफिशियल नहीं रह सकता। हुँ, कब तक रहेगा आर्टिफिशियल? बिल्कुल। अंग्रेजी डिफरेंट स्टाइल से बोल लेगा, 5-10 मिनट बोल लेगा। कुछ नॉलेज शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, पर कब तक? हाँ, तो पता चल जाता है बंदे का। हुँ, तो इसी बेसिस पे फिर वो मार्क्स वगैरह जो मिलते हैं यूपीएससी से। अच्छा, ये फिर ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स हैं, ये ऐड होते हैं जो रिटन टेस्ट हुआ है 2 बार। हुँ, खार सेकंडली मेन वाला जो उसके, और फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, जो भी सिलेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। हुँ,
तो गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड फर्स्ट कि भाई वो क्या करते हैं, तो पहले नाम पूछते हैं, फिर कहते हैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर इस तरह मतलब कंफर्टेबल, दे मेक यू कंफर्टेबल, हुँ। ताकि उससे फिर आगे बातों का सिलसिला, इट्स मोर लाइक आइस ब्रेकिंग हाँ, थिंग। आइस हाँ, ब्रेकिंग समझ लीजिए, हाँ। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात करनी शुरू करते हैं। अब मैं ही जैसे अपना उदाहरण दूं, मैं अब दिल्ली का रहने वाला हूँ, हुँ। जैसा मैंने बताया। और लैंग्वेज का भी होता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इंग्लिश जी में हाँ, बोलो, हिंदी में एक्चुअली बोलो? ऐसा है कि जो फॉर्म है उसमें लैंग्वेज देनी पड़ती है कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देंगे। अच्छा। बट नेगेटिव नहीं होता कुछ कि आप नहीं, हिंदी में नेगेटिव बोलो, कुछ नहीं, इंग्लिश में नेगेटिव बोलो? कुछ नहीं है, कोई बायस नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें आप लिख देते हैं लोग कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा या हिंदी में बात करूंगा, हुँ, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप बीच में मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज तो वही होनी चाहिए जो आपने लिखी है। हुँ, बड़े ऐसे लोग हैं जो सारा इम्तहान इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, इंटरव्यू हिंदी में देते हैं, हुँ। ऐसा क्यों क्योंकि करते उनको हैं? कंफर्टेबल, उनको लगता है कि मैं बोलने में, मुझे अपनी भाषा में अच्छा लगता है, तो कंफर्टेबल फील करता हूँ। हुँ, कईयों को अंग्रेजी पे इतना कमांड नहीं होता, अच्छा उनको ये भी डर लगता है कि मैं कोई शब्द ऐसा अंग्रेजी में इस्तेमाल कर जाऊं जो गड़बड़ हो जाए, हुँ, मुझे पता ना हो, तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसमें इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। देखिए, ये इम्तहान शुरू हुए थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, हुँ। आपको पता होगा, अंग्रेज़ों के वक्त होते थे ये। पहले तो लंदन में इम्तहान हुआ करते थे, आईएएस और वगैरह के? इंडियंस यहाँ से जाते थे, तब आईसीएस बोलते थे। अच्छा। आपको शायद मालूम हो, उस वक़्त आईसीएस होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, हुँ, और जिसको आज हम आईपीएस कहते हैं, वो थी इंडियन पुलिस, आईपी। और वो फिर जब आज़ाद हुआ, तो हमने वो सिस्टम छोड़ा नहीं, हमने आईएएस और आईपीएस बना दिया उसका, हुँ, क्योंकि उसका फ़ायदा तो है स्ट्रक्चर का, इसलिए। उस वक़्त तो बड़े मशहूर नाम थे, लेकिन एक सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम था, वो भी गए थे, उन्होंने भी ये इम्तिहान पास किया था। अच्छा। उन्होंने जॉइन भी किया था, पर बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया देशभक्ति की हुँ, वजह से। हुँ, हुँ। तो ये लैंग्वेज है आपने सारा सेलेक्ट कर हिसाब, ली। लैंग्वेज का सिस्टम है। आप जिस भाषा में बात करना चाहते हैं, उसमें लिखा होता है, फॉर्म में लिखा हुँ, होता है। ठीक है। जी। और अब मान लीजिए, अब आपने एक चीज़ बात बोली कि इंट्रोडक्शन देते टाइम अपनी बढ़ाई मत करो, राइट? तो उससे जी, नुकसान क्या होता है बढ़ाई करने से? पर्सनैलिटी देख रहे हैं ना, हुँ, पर्सनैलिटी में कि आपको बड़ा शौक है अपने बारे में बात करने का, लोगों को दिखाने का, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हुँ, तो अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट तो नहीं है। आदमी में थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। हुँ, अब मैं आपसे मिला हूँ, आप अपनी तारीफ में पुल बांधे जाओगे, हुँ, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, हुँ। इस वजह से। तो इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर? कोई इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन इज अच्छा, इंट्रोडक्शन, सिंपल, आपने बताया। बस फैक्ट्स मेरे से बताओ। आपने पूछा अपने बारे में, बताइए, मैंने क्या कहा, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तब सर्विस ज्वाइन की थी, तब मैंने जगह जगह नौकरी की, मैं रिटायर हो गया। हुँ, तो मैंने तो नहीं कहा कि मैंने देश की बड़ी सेवा की और मैंने ये किया वो किया, दिस दैट एंड ऑल, नहीं, कोई वैसी बात हुई नहीं। हुँ, ओके। जी। अब इंट्रोडक्शन हो गया, जी। ठीक है। अभी व्हाट इज़ यूजुअली द पैनलिस्ट मेंबर्स विल आस्क दिस पर्सन? अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा। हुँ, इसका पर्सनैलिटी टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है, पहले तो आप ये बात जान लीजिए। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी विषय पे? किसी भी विषय में, दुनिया के किसी विषय में, हिंदुस्तान के किसी विषय में। लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिसमें से कोई ना कोई पैनल का मेंबर आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछेगा। 5 लोग होते हैं, पहले चेयरमैन बात करते हैं, हमेशा फिर 5 ही होते हैं? हमेशा ही 5 होते हैं, यूपीएससी में भी। ये जो मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं, इनके यहाँ कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, वो तो डिपेंड करता है। मतलब ये तो एक किस्म का रिहर्सल हो गया हुँ, ना। हुँ, तो हर एक आदमी जो है 4-5 मिनट बात करता है उससे, हुँ, और सवाल वो नोट फिर करते रहते हैं, बाकी के भी देखते हैं कि क्या बोल रहा है। लेकिन जनरली 3 चीज़ों पे सवाल जो हैं वो जनरली पूछे ज़रूर जाते हैं।
और चीज़ों में भी, लेकिन इन 3 चीज़ों में। एक तो डैफ में, डैफ मतलब होता है ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। हुँ, वो 2 फॉर्म भरे जाते हैं। एक जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हो और एक आप बाद में भरते हो जब आप मेंस क्वालीफाई कर लेते हो, तो पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले भरा जाता है। तो उसमें आपने अपना जो है, अपने बारे में जो-जो कुछ लिखा, जो डिटेल होती है कि मैं, ये मेरा जन्म है, यहाँ मैं पढ़ाई की है, यहाँ कॉलेज किया है, यहाँ नौकरी की है और ये मेरी हॉबीज़ हैं वगैरह-वगैरह, कहाँ-कहाँ मैंने नौकरी की, एक बेसिक जो होता है। और फिर फॉर्म 2 में ये होता है कि भई मैंने मेरी सर्विस प्रेफ़रेंस कौन-सी है और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस काडर में जाना चाहता हूँ और किस उसमें सर्विस में कई उसमें प्रेफ़रेंस लिस्ट होती है 1, 2, 3, 4, कि 5। आपको आईएएस में जाना है, आईपीएस में जाना हाँ, है। हाँ, या तो इस तरह वो फॉर्म में, तो कुछ सवाल उसमें से तो कोई 1-2 सवाल ज़रूर पूछे जाएँगे आपसे, आपके बारे में, आपने जो फॉर्म भरा है। ओके। कोई एग्ज़ाम्पल है इसका, हाँ, इन सवालों मैं का? अभी हुँ, जैसे कोई मान लीजिए हरियाणा से ही आता है, आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा की बात कर लेते हैं, हुँ, कि पूछ लेते हैं भई हरियाणा में आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप हमें बताइए, हुँ, कि ओवरव्यू दीजिए इंडस्ट्री का, वहाँ क्या हालत है? या पूछ लिया खाप पंचायत के बारे में बताइए, हुँ। नहीं हुआ तो ये पूछ लिया अभी अच्छा हरियाणा का कल्चर क्या है ये बता दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या-क्या हैं? कुछ भी, हाँ, हुँ, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या पूछ सकते हैं, चैलेंजेस पूछ सकते हैं, फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है उसके बारे में, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसका एक और दूसरा मैं वो भी अभी क्लैरिफ़ाई कर दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने पहले कहा कि आपको हर सवाल का जवाब आए। हुँ, आ ही नहीं सकता, सिलेबस ही नहीं है कोई। तो अगर आप ना कह देते हैं, तो बड़ा अच्छा करते हैं कि सर मुझे नहीं आता। ये आपकी ईमानदारी शो करता है, आपकी ऑनेस्टी शो करता है। हुँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार हर सवाल का जवाब देना ही देना है, तो जवाब दे दो, उल्टा-सीधा दे दो, कुछ भी दे दो। उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वो तो शायद। वो शायद ये नहीं जानते कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है, जो बैठे हैं उनको सारे जवाब पता ही हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। और ना भी पता हो तो आजकल तो गूगल कर लेता है बंदा, सवाल पूछने में क्या जाता है। हाँ, और दूसरा फिर वो गलत काम करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपने मणिपुर का उदाहरण दिया था। बड़े लोगों से जब मैं कभी मणिपुर की बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो लोगों को पता नहीं है। हुँ, पहले भी पता नहीं था नॉर्थ ईस्ट का, अब हल्का-सा पता है, अभी नहीं पता है। और कुछ जवाब देते जाएँगे, जो आएगा बोलते जाएँगे, जो थोड़ा-सा वेग आइडिया है, हुँ। उससे फिर नुकसान होता है। क्या? कि ये बंदा ब्लफ करता है, इंटीग्रिटी शो ये करता है वो। झूठ बोलता है। हाँ, हुँ, इससे तो आदमी कह दे कि साहब मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, होनी चाहिए, हुँ, अखबार पढ़ते हैं तो होनी चाहिए। तो गोइंग बैक टू दिस, कि क्या सवाल, तो मैंने आपने उदाहरण मैंने आपको दिया कि एक तो आपको उसमें से पूछा जाएगा सवाल, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ऑप्शनल। हुँ, कोई फ़िलॉसफ़ी लेता है, कोई सोशियोलॉजी लेता है, कोई पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल हुँ। रिलेशंस लेता है। तो उस सब्जेक्ट पे कोई सवाल पूछ लिया। लेकिन सवाल जो होते हैं वो सिलेबस के सवाल नहीं होंगे, उनसे रिलेटेड होंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल? जैसे पॉलिटिकल साइंस किसी ने लिया है, तो हम पूछेंगे अब आप बताइए कि भारत में क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जैसे अमेरिका में है? हुँ, तो भाई उसके ये फ़ायदे हैं। अब मैं कह देता हूँ कैंडिडेट से कि भाई मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। हुँ, अब वो कहेगा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन आप अपने आर्गुमेंट दीजिए, मैं अपने आर्गुमेंट दूँगा। तो ये देखते हैं कि आप अपनी बात पे, आपकी बात में कितना दम है, आप आर्गुमेंट कितने देते हो। आर्गुमेंट क्या मतलब? लॉजिक। हुँ। लड़ना तो है नहीं, बहस नहीं करनी, हाँ। बहस नहीं करनी है। हुँ, नहीं, उसमें बड़े एटिकेट्स की और बड़ी बातें हैं जो अभी उसका ज़िक्र भी करेंगे आपसे हुँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन तो इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ की जाती है और वो पूछते क्या हैं, तो मैं आपको बता रहा था। हुँ, अब इस दौरान एक तीसरा होता है सब्जेक्ट जो लेते हैं, सब्जेक्ट पे पूछ लिया, फिर करंट अफेयर्स पे पूछ लेते हैं। हुँ,
भाई कल ट्रंप ने क्या कहा था, अब अखबार पढ़ते हैं, आपने कहा मैं पढ़ता हूँ। अच्छा कल ट्रंप ने क्या कहा था बताइए। हम्म, अब कुछ ने तो पढ़ा होता है, बता देता है, कुछ क्या देता जी ऐसे कुछ कहा था जी, ये होना चाहिए वो हम्म, होना चाहिए, तो वेग हो गया। एक और आजकल जो मुझे ऑनेस्टली और मेरे साथ के जितने लोग हैं मेरी जनरेशन के, बड़ी हम लोगों को जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वो ये कि बच्चे आजकल अखबार पढ़ते नहीं हैं, आदत ही नहीं है। उस दिन भी नहीं पढ़ के आते, मॉक इंटरव्यूज वाले दिन भी नहीं पढ़ते, अच्छा। शेव भी नहीं करते, तो भाई आज तो पढ़ लो, हम्म, तो कहते टाइम नहीं मिला। अब ये कोई बहाना नहीं हुआ, जिसको जो काम करना है, अब आप भी तो आए हो, इतनी दूर से बैठे ही हो, आप करनाल से आए हो, तो टाइम तो निकालना पड़ता है ना हम्म, हर चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने कहा सवाल किस पे पूछते हैं, तीन पे, इन तीनों पे तो कुछ ना कुछ चांसेस हैं, काफ़ी पूछे ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी भी चीज़ पे। हम्म, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ विदाउट योर परमिशन। जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एक तो फैक्ट पूछा जाता है, हम्म, फैक्ट मैंने पूछ लिया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है फॉर एग्जांपल, तो ये तो एक फैक्ट हो गया। या हरियाणा में कितने एमएलए से, फैक्ट हो गया ना ये तो। बिल्कुल। एक हो गया ओपिनियन, हम्म, किसी चीज़ में आपका क्या ओपिनियन, क्या जैसे अभी विचार है? मैंने उदाहरण दिया हम्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदाहरण दिया आपको मैंने। हम्म, ओपिनियन पूछ लेते हैं कई बार, सब्जेक्ट पे पूछ लेते हैं, हॉबी पे कोई सवाल पूछा जा सकता है। बड़े लोग ये कहते हैं कि हॉबीज वाला एक और बड़ा चक्कर है, उसकी बात डिटेल बात करेंगे। लोग कुछ तो जो असली हॉबी है लिख देते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चर करके लिखते हैं, कुछ लोग सलाह लेते हैं अभी मैं क्या लिखूं। हम्म, तो कई लोग कुकिंग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अब आपने कुकिंग लिख दी फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा कि कुकिंग अच्छा आपकी हॉबी है नितिन जी, तो आप ये बताइए। अच्छा पैनल इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी रिस्पेक्टफुल, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तू तड़ा करके, ऐसा नहीं कुछ हम्म, बात करते। अच्छा कुकिंग आपकी हॉबी, तो आप मुझे बताइए कॉन्टिनेंटल फूड क्या होता है। हम्म, अब आपके मुझे तो आता नहीं, हम्म, तो फूड की आपकी हॉबी तो क्या हुआ। आप सिर्फ अपने लिए दाल चावल बनाते हो, अभी दिल्ली में रह रहे हो और लिख दी कुकिंग हॉबी, हम्म, तो इसमें आदमी पकड़ा जाता है। या तो ये कह दे शुरू में कि जी मैं अपने लिए आया था, तो मैं अपने लिए बनाता हूँ, मुझे यही आता है, हम्म, वो भी ठीक है, दैट्स अ गुड आंसर, दैट शोज ऑनेस्टी अगेन। हाँ। दैट शोज ऑनेस्टी अगेन। हम्म, but how important it is for someone to have a hobby? How do you देखिए how do you evaluate? जिंदगी में देखिए हॉबी हर एक की होती है, होनी चाहिए, खुशी मिलती है। आप भी तो पॉडकास्ट हॉबी की वजह से ही कर रहे हो, हाँ जी, बिल्कुल। और तो इसी वजह से कर रहे हो, हाँ, हॉबी है ना। हाँ, तो हॉबी क्यों है, आपको खुशी मिलती है इससे, अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरा जीवन कुछ मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है, हुँ, कुछ उसमें कुछ हो रहा है। तो जनरली हर इंसान की हॉबी होती है, और बड़े लोगों की हॉबीज़ होती हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ होती हैं लोगों की, हम लोगों को भी बड़ा सीखने को मिलता है। कोई एग्ज़ाम्पल्स दो? स्टूडेंट से सीखते हैं हम लोग, पैनल के दूसरे जो मेरे कोलीग्स आते हैं डिफरेंट सर्विसेज से, हाँ, उनसे सीखते हैं। ये किसी को शौक है, मान लीजिए आप हैरान हो गए, स्नेक्स पालने का शौक है किसी ऐसे लोग आके बोलते को, हैं। हाँ, या स्नेक्स का ध्यान करने का शौक है। कोई डॉग की बात करेगा, हुँ, कोई बिल्ली की, कोई क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कल एक आए थे एक सज्जन, हुँ, आजकल मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं जिसमें मैं बिजी हूँ। हुँ, हुँ, तो वो एक बंगाली कोई इंस्ट्रूमेंट है परकशन की तरह, जैसे ढोलक की तरह, जैसे हम खोला या ऐसा कुछ नाम है उसका, हुँ, तो भी मैं वो बजाता हूँ। तो इस तरह का है। हुँ, तो पर आपने बात शुरू की, हॉबी होना ज़रूरी है, लेकिन इसका हॉबी का जो कॉलम है इसमें क्या लोग गलती करते हैं, आई एम सॉरी, मैं साथ साथ बताता नहीं, जा नहीं, रहा हूँ, अच्छी इट्स बात है ओके सर। विद यू। हाँ, ऑफ़ कोर्स। तो लोग क्या करते हैं, लोगों से पूछ के लिखते हैं मैं क्या हॉबी लिखूं। हुँ, अब पूछने से तो हॉबी बनती नहीं। आप हैरान होंगे, कुछ लोग ये भी लिखते हैं वॉकिंग इज ए हॉबी। अब आप बताइए, वॉकिंग कोई हॉबी हुई क्या? नहीं होती ना। नहीं। लेकिन अब कईयों को बड़ी तरह की हॉबीज होती हैं। हाँ, कई लोग जो है किताबें पढ़ने के शौकीन है फॉर एग्जांपल, वो करते हैं। कईयों को म्यूजिक का शौक है, कईयों को डांस का शौक है। क्या जिम करना हॉबी माना जाता जिम है? का, हाँ क्यों नहीं। हुँ, कई मतलब लोग आपके नज़रिए में कई लोग, हाँ वर्कआउट कई लोग करना? जिम जाते हैं रेगुलरली भाई। ऐसी एक तो होता है जिम जाना अपनी सेहत बनाने के लिए, हुँ,
एक होता है कि नहीं, शौक है लोगों को भाई, हम्म जाते हैं हम लोग, हॉबी है तभी तो टाइम स्पेंड मतलब एज करते ए हैं। पैनलिस्ट यू कंसिडर दैट टू ऑफ बी कोर्स हॉबी. वी कंसिडर इट हम्म एज ए हॉबी। हम्म लेकिन उसमें फिर ये होता है कि उसके बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए. मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। हम्म आपने शायद विपाशना मेडिटेशन का नाम सुना होगा, बिल्कुल विपसना बिल्कुल. का। आजकल मुझे खुशी भी है, हैरानी भी है कि हर 3-4 कैंडिडेट्स में से एक आध ऐसा होता है रफली जिसने विपाशना मेडिटेशन की होती है, हम्म या उसका पहला चरण आनापान मेडिटेशन बोलते हैं वो किया होता है। हम्म तो मैं उनसे विपाशना के बारे में सवाल पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मैं खुद 8 कोर्सेज कर चुका हूँ। हम्म तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ मेडिटेशन के बारे में। अब मान लीजिए आपने किया नहीं हम्म और आपने लिख दिया, तो एक्सपोज तो हो ही जाएंगे ना। हम्म तो कहेंगे कुछ नहीं, एक ये भी है, ऐसा कुछ कहेंगे नहीं उस वक्त, नहीं कुछ कहेंगे कि आपकी बेइज्जती करें या कुछ करें, ऐसा हम्म नहीं होता है। दिल जस्ट नोट डाउन कि भाई हम्म ये जो उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है। हम्म तो हॉबीज़ का ऐसा चक्कर है कि मेरा ये एडवाइस रहता है लोगों को कि भाई आप जो असली हॉबी है वो लिखो, वो नहीं है तो मत लिखो। ना भी लिखें तो भी कोई 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 नुकसान नहीं ऐसी है. क्या बात है, कई लोगों की नहीं हॉबी हुई होती। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है उसका. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप ही बताइए। आप जानते होंगे कई लोगों को जिनकी कोई हॉबी नहीं है, हम्म पर जनरली किसी ना किसी को कोई ना कोई शौक होता है। चाहे वो एक्टिवली परस्यू ना करते हो उसको. हाँ, अब किसी को दारू पीने का शौक हो तो बात अलग है, कईयों को वो भी होता है, पर वो आप लिख नहीं सकते वो बात एक अलग है। हालांकि उसमें भी 50 सवाल पूछे जा सकते हाँ, हैं कौन कौन से टाइप के ग्रेन्स जी होते हाँ, हैं, जी हाँ, कौन सी जी हाँ, दारू किससे जी हाँ, जी बनती हाँ। है. तो मैं जरा उस चीज पे वापस जाऊंगा जो हाँ. आपने कहा कि किस किस, तो मैंने कहा एक फैक्ट पे सवाल पूछा जाता है, हम्म एक ओपिनियन पूछते हैं, सब्जेक्ट पूछते हैं, सब्जेक्ट पे कोई सवाल, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का मैथ्स है, हम्म किसी की सोशियोलॉजी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस, तो उस बारे में जो जानकार होगा पैनल में सवाल पूछ लेगा आपसे। हम्म पता चलता है कि आपको उसकी कितनी नॉलेज है। और फिर एक हॉबी पे हो गया, और एक फिर कभी कोई प्रॉब्लम दे देते हैं हम लोग कि भाई ये सिचुएशन है, आप इसको टैकल करना है, आप बताओ क्या करेंगे आप। कोई एग्जांपल्स दीजिए. ओके, मैं उसका हम्म एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं उनसे ये कहता हूँ कि साहब आप आईपीएस में सिलेक्ट हो गए, हम्म और आप तो करनाल से हो, तो मैं करनाल की बात ही कर लेता हूँ, उदाहरण ही है। मैं कहता हूँ नितिन जी आप सिलेक्ट हो गए आईपीएस में, और आप करनाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए। वहाँ एसपी होंगे या एसएसपी होंगे करनाल में, एसपी है. एसपी हैं। और मान लीजिए आपको एक दिन आपके दफ्तर में बैठे हुए एक फ़ोन आता है कि भाई उस जगह पे आपके इलाके में कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, हम्म और कुछ लोगों को मार दिया है, आग लगा रहे हैं, पेट्रोल पंप्स को आग लगा रहे हैं, घरों को आग लगा रहे हैं, ये वो। तो आप क्या करेंगे? हम्म तो ये सिचुएशन होगी। अब आपको रिएक्ट करना है कि मैं क्या करूंगा। अब इसमें लोग तरह तरह का जवाब देते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साहब मैं पहले वेरीफाई करूंगा। हम्म कोई कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा पहले कि क्या है, भाई तब तक तो शहर जल जाएगा, हम्म इज़न्ट इट। करेक्ट. कुछ कहते हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा, और कुछ कहते हैं कि जैसे अभी कहते हैं कि सेक्शन 144 लगवा दूंगा मैं, पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहूँगा। अब सेक्शन 144 ख़त्म हो गया नितिन, अब नया लॉ आ गया है, हम्म आपको मालूम होगा, नया कानून आ गया राइट ना। हाँ, राइट. खैर उसके अलावा छोड़िए आप। हम्म और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं कि मैं स्पॉट पे जाऊंगा भाई, मैं पहले गैस वगैरह चलाऊंगा, टीयर गैस चलाऊंगा, जो करूंगा मेरा काम है उनको पहले बंदूकें उनकी रुकवाना और उनको पकड़ना। हम्म तो उसी से पता चल जाता है। इसमें कैंडिडेट्स एक और बड़ी भारी प्रॉब्लम जो कईयों के साथ है, जब सवाल खत्म होता ही है तो बोलना शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं है. बिल्कुल सोचते नहीं। हम्म तो होना तो ये चाहिए कि आपने कोई बात की तो आप थोड़ा सोचें, फिर जवाब दें, आप स्ट्रक्चर्ड आंसर दीजिए। आप ऐसा बोल भी सकते हैं कि गिव मी सम टाइम टू थिंक. यू कैन अच्छा. डेफिनेटली, आप लेकिन उसको. टाइम की भी कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। मतलब तो कितना होना थोड़ा चाहिए. सा देखिए, आप थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स आपने सोच लिया तो कुछ ऐसी बात नहीं
कई बार ये कह देते हैं कि सर गिव मी अ मिनट टू थिंक अबाउट इट, हम्म लेकिन उससे ज़्यादा फिर नहीं रुकते, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है ना, हम्म आगे भी तो बढ़ना है। तो ये एक ज़्यादातर गलती ये बच्चे करते हैं कि जैसे ही सवाल ख़त्म हुआ वो बोलना शुरू कर देते हैं। हम्म अच्छा, जल्दी में वैसे भी गलती हो जाती है। फिर वो बोलते बोलते सोचते हैं कि अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या इस पे सही आंसर दूं। और कई लोग क्या करते हैं कि सवाल कुछ है, जवाब कुछ देते हैं, क्योंकि सोचा नहीं ना। टू द पॉइंट जवाब नहीं देते। वैसे भी कईयों को आदत होती है, भूमिका बांधते रहेंगे पहले। पॉइंट पे नहीं आते। अब देखिए, हर बंदे ने 5 सवाल पूछने हैं लेटर से, और मैंने अगर एक सवाल का जवाब देने में 5 मिनट लगा दिया, आपको लंबा बोलता चला गया, तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। हम्म या तो आप मुझे बीच में रोक देंगे तो दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, हम्म या आप नहीं रोकेंगे, आप 5 मिनट इसी में निकल गए, आप कहेंगे चलो भाई अगले की बारी है। हम्म दोनों तरफ से नुकसान तो है ही आपका। बिल्कुल। तो आपके बाकी पर्सनालिटी और ओपिनियन उन तक नहीं पहुंच पाए सिर्फ उसकी ऑब्वियसली, वजह से जो आपने गलती की। ऑब्वियसली, हम्म ऑब्वियसली। तो प्रॉब्लम का आपने उदाहरण कहा, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। हम्म अब एक उदाहरण मैं और हम्म देना चाहता हूँ। आप वो दीजिए, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा एक बार। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अब हम कहते हैं, मान लो आप डिप्टी कमिश्नर लग गए करनाल के, हम्म और आप किसी ऐसे गांव में गए, आपके इलाके में, जहां गांव की हालत बड़ी खराब है, पहुंचना भी मुश्किल है, सड़क भी नहीं है, और गांव वाले बेचारे बहुत गरीब हैं, घर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, पानी नहीं है, ज़मीन नहीं है, हम्म कुछ भी नहीं है। तो आप एज डिप्टी कमिश्नर उनके लिए क्या करोगे? आप पहली 3 चीज़ें बता दीजिए, और कौन सी स्कीम में करोगे भारत सरकार की? अच्छा। अब आप अगर सोचें, तो कुछ लोग तो कहते हैं जी मैं पहले घर बनवा दूंगा जी प्रधानमंत्री आवास योजना में। हम्म कोई कहता है कि मैं वो पहले स्कूल का बंदोबस्त करूंगा जी उनका। हम्म कोई ऐसे हैं जो ज़रा सोच के कहते हैं कि नहीं सर, पहले तो मैं उनको खाना जो है वो दूंगा, खाना और पानी मुहैया कराऊंगा पहले। बात है भी सही, हम्म पहले वो दोगे ना, फिर आप कहोगे मैं सड़क बनवाऊंगा। हम्म प्रधानमंत्री सड़क योजना भी, गांव तक सामान जाना भी तो चाहिए। सही बात है। फिर मैं काम दूंगा मनरेगा में उनको। हम्म तो ये तो हुआ करेक्ट जवाब। प्रायोरिटी पे क्या दोगे आप? हम्म लेकिन आप पहले ही कहो कि मैं स्कूल खुलवाऊंगा और आपके लिए, उनके लिए अस्पताल खुलवाऊंगा, तो मामला गड़बड़ा गया ना। हम्म तो प्रॉब्लम के मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, एक पुलिस का, आईपीएस का, और एक आईएएस का। तो ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं। हम्म तो ऐसी कोई और सिचुएशन भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। हम्म तो सिचुएशन पे सवाल पूछते हैं। और कई बार जो लेडी कैंडिडेट्स होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, उनसे वुमेन इश्यूज पे कोई सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कोई। जैसे ये कि अच्छा आप ये बताइए कि इंडियन पार्लियामेंट ने वुमेन के लिए कौन से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कानून पास किए हैं हम्म आज़ादी से लेके अब तक। हम्म अब उसमें भी जवाब तो देते हैं सारे, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट जवाब नहीं देंगे जो इम्पॉर्टेंट एक्ट नहीं बताएंगे। वो कह देंगे कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट या ऐसा कुछ कह देंगे, डाउरी वगैरह। लेकिन ज़्यादा है कि जब पंचायती राज में कई साल पहले रिजर्वेशन हुआ पंचायत में, हम्म अब लोकसभा में रिजर्वेशन हुआ, तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो हुई। तलाक, ट्रिपल तलाक वाला जो हुआ मामला, ख़त्म हुआ, तो उसमें फिर प्रायोरिटाइजेशन की बात आती है। हम्म देखिए, आप तो जानते हो नितिन जी कि जो डिप्टी कमिश्नर होता है, जो एसपी होता है, वो ज़िले का एक किस्म से बादशाह ही समझ लो, किंग समझ लो, एडमिनिस्ट्रेटर समझ लो, सबसे बड़े अफसर तो वही है ना। बिल्कुल तो उनको करना है। करेक्ट। तो वो अगर ध्यान से सोच के अगर अपनी बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो मुश्किल तो होगी ना। बट यहाँ पे सर एक और बात आती है, जैसे आपने वुमेन वाली बात की अभी, है ना। अभी जो कैंडिडेट बैठा है, जो वुमेन कैंडिडेट बैठी हैं, उनके लिए जो चीज़ पर्सनली जो मे बी इम्पॉर्टेंट है। प्रायोरिटी है, इम्पॉर्टेंट है,
शायद वो डाउरी से ज़्यादा रिलेट कर पाती होंगी। नहीं, एग्ज़ाम्पल दे वो रहा आप हूँ मैं। सही कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो जवाब गलत है। नहीं, नहीं, मैं मैंने सम आपसे ये नहीं हाँ, कहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अगर मैंने वैसे अगर आपको पैनल ने मतलब अगर आपको आपने जवाब सही दिया, हाँ जी। वैसे मैंने आपको शायद मान लो 10 में से 7 नंबर देने हो इस हाँ, बात के। हाँ। अगर आप वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने क्योंकि बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट, हुँ, तो फिर मैं आपको 9 नंबर दे दूँगा। हुँ, देखिए ये बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है। आप जानते हैं कितने लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल। आधे लोग जो हैं वो इम्तिहान देते हैं। कितने लोग फॉर्म भरते होंगे सर हर साल? देखिए अंदाज़ा? फॉर्म भरने को तो बड़े लोग हैं, 10 लाख के करीब आजकल लोग इंटेंशन रखते हैं, कोई 5 लाख के करीब जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। फिर कई लोग सीरियसली इम्तिहान देते नहीं, कई हुँ, डर जाते हैं वगैरह वगैरह। और फिर अल्टीमेटली प्रीलिम्स होता है, फिर उसमें से मेंस वाले थोड़े से रह जाते हैं। फिर मेंस से फाइनली इंटरव्यू के लिए कोई 2,500-3 हज़ार लोगों को बुलाया जाता है। हुँ, उसमें कोई 1/3 के करीब वैकेंसीज होती हैं रफली। हुँ, तो कभी 1000 कभी 1500, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इसमें देखिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। इसमें तो मेरिट बनती है। हुँ। एक साल 50% वाला भी रह जाएगा और दूसरे साल हो सकता है 48% वाला भी सिलेक्ट हो जाए, सही बात है। तो मेरिट बनेगी। जो टॉप पे होंगे जितनी वैकेंसीज है वो ले लेंगे आपसे। हुँ, तो स्कोरिंग तो नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। वो तो डिपेंड करता है उस वक्त क्या तो होता है। सप्लाई डिमांड पे है सब। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अभी मान लीजिए आपने एक सिचुएशन दी और सामने वाले ने रिप्लाई दिया, ठीक है? अब आप लोग उनकी रिप्लाई देने के तरीके में क्या एक तो हो गया कि यार इम्पोर्टेंट इश्यूज़ क्या थे, वो हाइलाइट किया। बट क्या और चीज़ें भी देखते हो कि फैक्ट्स कितने दे रहे हैं वो? ओपिनियन में क्या-क्या उन्होंने बोला, किस तरीके से बोला? एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ों पे आप तवज्जुह देते हो कि सामने वाले का आंसर आपको स्कोर कितना मिलेगा उस पे डिपेंड करे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा नितिन। ऐसा है, हुँ, पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। हुँ, देखा ये जाता है कि आपका, जैसे मैंने एक तो मैनरिज्म की बात की मैंने, हुँ, कर्टसीज। फिर देखते हैं कि आप ऑनेस्ट कितने हैं, सिंसियर कितने हैं, हुँ, क्लैरिटी आप में कितनी है, थिंकिंग आप क्या क्या ओवरऑल व्यू आप देते हैं हुँ, कि नहीं देते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। तो उस तरह करके काफ़ी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। हुँ, और उसमें डिस्कशन के दौरान भी ये देखा जाता है कि ये एक फॉर्मल सेटिंग है, कोई इनफॉर्मल तो है नहीं। हुँ, आप शायद ह्यूमर की आपने कहीं पे हुँ। मैंने जो भेजा था जो कहा है, ह्यूमर इज आउट एब्सोल्युटली। तो ह्यूमर का मतलब ही नहीं है सो कोई। आई कांट बी ह्यूमरस। यू कांट बी, यू हुँ, कांट बी। हाँ, अगर पैनल मेंबर को किसी लाइटर वेन में कोई बात कर दे तो कर दे, हुँ। ये देखना है। तो उस पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए अगर पैनल मेंबर ने मान लीजिए कोई नहीं, जोक यू कर कैन दिया? मुस्कुरा दिए, थोड़ा सा हंस दिए, हाँ, दैट्स ओके। बट वो ऐसा नेचुरल, देखिए नेचुरल कुछ हो जाए रिएक्शन तो अलग बात है। हाँ, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। आप फॉर्मल सेटिंग है, एल्डर्स हैं भाई, आप तो हुँ। उनके सामने बातचीत आप कर रहे हो ना। बट क्या तो पैनलिस्ट जो होते हैं, वो ट्राई करते हैं ऐसे नहीं नहीं, कि कोई जानबूझ के डेलिब्रेट कुछ नहीं होता। जानबूझ के किया डेलिब्रेट जाए, सिचुएशन में डेलिब्रेट डाला नहीं नहीं, जाए? ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं। नॉट 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 हियर, नॉट हियर, नॉट इन दिस केस। हुँ, तो ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इनको देखा जाता है। आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज कितनी है, तो इसका मतलब आप क्यूरियस कितने हो। हुँ, अगर आपको मान लो आपके ज़िले का पता ही नहीं, तो फिर आप काम क्या करोगे आप। हुँ, या आप करंट अफेयर से आपको मालूम ही नहीं, अखबार ही नहीं पढ़ी सुबह की कि आपको कुरुक्षेत्र की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं जुलूस निकालते हुए, हुँ। तो क्या काम करेंगे आप। आप प्रिपेयर कैसे करोगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी चौड़ी लिस्ट होती है। हुँ, अच्छा, इसमें जो और कुछ क्या करते हैं लोग जो ज़रूरी है, एक तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मेंबर कुछ बात कर रहे हैं तो आप हुँ, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। बैड मैनर्स भी है, वो क्या कह रहे हैं। आप क्या लंबा जवाब देते हैं कि शॉर्ट जवाब देते हैं, टू द पॉइंट देते हैं कि टेंजेंट पे जाते हैं। हुँ, तो जैसा पहले मैंने कहा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं कहीं दे रहे, और ये इंप्रेशन कि मैंने सब सवालों का जवाब देना है
मैंने कहा भी था कि अगर आपको नहीं आता आप कह दीजिए, वो नहीं आता, आपको नंबर मिलेंगे ऑनेस्टी के। हुँ, अच्छा, अगर आप भूल गए तो भी ऑनेस्ट कह दीजिए मैं भूल गया। हुँ, आधा आता है तो कह दीजिए कि मुझे आधा आता है जी। हुँ, वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप 10 में से 5 सवालों को भी कह दो कि मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 सवालों का कहा मुझे कुछ नहीं आता, पर 3-4 में उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। हुँ, अब भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ सूडान की कैपिटल कौन सी है, 1 मिनट के हुँ, लिए सवाल ही है, आपको नहीं मालूम, हुँ, तो मतलब हाउ कैन आई टेक इट अगेंस्ट यू। हुँ, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मणिपुर की कैपिटल कौन सी है और हुँ, अगर आप कहें ये नहीं पता मुझे, हुँ, तो वो ज़रा आप समझते हैं वो ठीक नहीं रहेगा थोड़ा सा। हुँ, और उससे नज़दीक आ जाएं और मैं आपसे कहूँ बताइए चंडीगढ़ की, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है, हुँ, बिल्कुल। तो आप आर या मैंने कहा कितने एमपीज़ हैं, हुँ, तो कुछ बेसिक तो पता होना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट हाँ, अपने सराउंडिंग्स का। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जी मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, दैट इज़ ओके। हुँ, मतलब आप बोल दो कि मैं रफ़ली आइडिया दे सकता हूँ, मेरे हिसाब से इतना है बट मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं भूल वो गया भी हूँ। नहीं करना है। अच्छा। गेस तो करना ही नहीं है, ना पूछना है। कई लोग क्या करते हैं कि गेस करके जवाब दे दिया। हुँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं वर्ड बोलते हैं, आई एम नॉट एग्ज़ैक्टली श्योर। तो मैंने कहा ये क्या हुआ भई यार, यू आर श्योर, ईदर यू आर नॉट श्योर। हाँ, तो आप बोलोगे तो बेटर नहीं। है कि सर मुझे नहीं पता है। हुँ, नहीं, जो भी ईमानदारी की बात है, हुँ, या नहीं आता तो बता दे। वो हाफ वे वाला काम मत करो। पर्सनैलिटी ट्रेट जो दिखाई देता है ना नितिन जी इसमें, हुँ, इज़न्ट इट? करेक्ट, हाँ। ट्रू। अ, इसके सिचुएशन के अलावा भी आई एम श्योर जब आप इंटरव्यूज़ लेते भी हैं यूपीएससी में, मॉक भी लेते हैं और प्रॉपर इंटरव्यूज़ भी लेते हैं जब आप रियल जो होते हैं। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग या अनएक्सपेक्टेड से सवाल भी पूछते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू हो? बड़े होते हैं यार। अभी मेरे से ही पूछा गया था, दूर की बात क्या करूँ मैं। हाँ, अपना ही बता दीजिए मैं तो चलिए। बड़े पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने हाँ, 1966 में एग्ज़ाम दिया था। हाँ। पुरानी पिछली सेंचुरी में एंशिएंट पीस हो गए। उस वक़्त मेरे से ये पूछा गया, मैं एनसीसी उन दिनों कंपल्सरी हुई थी कॉलेजों में आफ्टर द चाइनीज़ एग्रेशन इन 1962, तो हुँ, एनसीसी में मैं भी था। तो मुझे ये पूछा गया कि भाई आप जब आप कदम लेते हैं, मार्च करते हो, तो उस कदम की लंबाई कितनी है? हुँ, अब ये कोई सवाल मतलब ये कोई सवाल है कि लेंथ ऑफ द स्टेप दैट यू टेक। हुँ। या आप आप ज्योग्राफी ली किसी ने, नहीं भी ली तो भी आप दिल्ली से लंदन जाना आपको बाय एयर शॉर्टेस्ट रूट, आप बताइए विच कंट्रीज यू विल फ्लाई ओवर। हुँ, या आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, तो कह देंगे आर्मी रैंक्स बता दीजिए फ्रॉम सोल्जर टू द जनरल। हुँ, ऐसे कई सवाल जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अभी हरियाणा की, अभी हम किसी कहते हैं भाई सर छोटू राम के बारे में बताइए, तो लोग जनरली बात बता देंगे, हम कह रहे उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताइए, हुँ, तो नहीं पता होता लोग। तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गए ना, हुँ, ऐसे ऐसे कई सवाल अनएक्सपेक्टेड। लेकिन उसमें भी घबराने वाली बात नहीं, ईमानदारी है। हुँ, नहीं आता तो बता दो, नहीं याद आ रहा तो बता दो, हुँ। दैट्स इट। पर अनएक्सपेक्टेड होता है, उससे ये होता है कि देखते हैं कि अगला रिएक्ट कैसे कर रहा है? कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो उस टाइम इसलिए पे क्या कैसे रिएक्ट करे बंदा क्या आपके करे हिसाब बंदा, से? नॉर्मल के, आई एम सॉरी आई डोंट नो। हुँ, अभी आर्गुमेंट में भी क्या होता है, कई बार आदमी इतना एजिटेटेड हो जाता है, कुछ लोग बड़े आइडियोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। हुँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट, कल आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊं, कल एक कैंडिडेट थे, हमने कहा कि भाई ये पाकिस्तान के साथ कैसे मसला हल किया जाए कश्मीर का, पाकिस्तान जान नहीं छोड़ रहा। वो कहता है जी हमें इन्वेट कर देना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। हुँ, तो हम थोड़े हैरान हुए, भाई ये क्या, ऐसा तो कोई कहता नहीं है। हुँ, लोग जनरली कहते हैं डिप्लोमेसी करो, बातचीत करो, ये वो लटरम पटरम। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, जब डीब्रीफिंग होती है, मैंने कहा आपके मन में ये तो नहीं भाई ये आज की सरकार जो है ये पाकिस्तान के बड़ा खिलाफ है, तो इसलिए मैं ऐसा कहूँगा तो शायद खुश हो जाएंगे, आपको नंबर दे देंगे। तो ऐसी आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग स्टेटमेंट करना, ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट करना, हुँ, वो भी ठीक नहीं है। बैलेंस होना चाहिए ना बंदा, हुँ, करेक्ट। उस तरह का। मैंने एक चीज़ और
जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, मैंने एक चीज़ और देखी कि ज़्यादातर जब लोग सवाल का आंसर देते हैं तो एंड में ना वो कोई चीज़ पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। मतलब मान लीजिए आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान और क्या करना चाहिए हमें पाकिस्तान का मुद्दा रिजॉल्व करने के लिए, तो मैंने बोला कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो शुरू से ही ख़राब रहा है जी। कश्मीर को लेके। हम्म। उन्होंने बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन की हैं जी। जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक रूट एक लेना चाहिए पहले हमें, हम्म। अ, और फिर हमें उनको एक स्ट्रॉन्ग नोटिस भी भेजना चाहिए बाय द वे ऑफ मे बी एक्शन एट द बॉर्डर। ये सब करना चाहिए, बट मेरा फिर भी ये मानना है कि ये मुद्दा बातचीत से ज़्यादा तरीके से रिजॉल्व होने के चांसेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एंड में पॉजिटिव नोट पे एंड हाँ, किया। तो ठीक है, दैट्स ओके। तो मैं आपसे हालांकि पूछना चाहता आपका हूँ। वो मेरे पे डिपेंड करता है एज ए पैनलिस्ट कि हाँ। मैं आपसे बहस करूं ना करूं। हम्म। मैं कह सकता हूँ कि साहब 70 साल हो गए बात करते हुए, हाँ। नितिन हुआ तो कुछ नहीं यार। करेक्ट। बट डिपेंड करता है, डिपेंड हम्म। करता है। सी उस वक्त कोई इसका कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, इट्स नॉट अ गेम हम्म। कि भाई दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम। हम्म। बट दिस इज अ गुड आंसर, दिस इज अ गुड आंसर दैट वन कैन गिव कि ओके। यू आर अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट। कितने जो ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के उसमें आता है। हम्म। आप जिंदगी में भी देखिए, जब आप बातचीत करते हो कई लोगों से तो आपने देखा होगा कई लोग बड़े ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हर चीज में पॉजिटिव बात करते हैं। करेक्ट। कुछ लोग होते हैं कि नेगेटिव बात करते नेगेटिव हैं। बात भी करते हैं, तो डिपेंड करता बट आप लोग का नॉर्मली बायस किस तरफ रहता है, पॉजिटिव लोगों पे? है। बायस तो होता ही नहीं, हम्म। इसको बायस मत कहिए, इसको है कि पॉजिटिव लोग तो नेचुरली पॉजिटिव लोग जो हों, हाँ। अच्छे लोग हों, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होने चाहिए। हम्म। पॉजिटिव होने का ये मतलब तो नहीं है कि भाई, इम्प्रैक्टिकल बात करो। हाँ, पॉजिटिव हो मतलब ठीक है, एक्शन लेने की बात करें, हम्म। जो भी लेना है सही एक्शन मतलब लें। जो भी नीडेड है उस सिचुएशन में। अल्टीमेटली देखिए, ये जो सर्विसेज है ना, अल्टीमेटली हमें देखना है कि अल्टीमेट गोल क्या है। गोल है कि आप देश की सेवा के लिए सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, यही गोल है ना। बिल्कुल। बड़े ऐसे लोग हैं जो कल एक सज्जन आए थे, वो 4 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं आज ही किसी प्राइवेट सेक्टर में, आते हैं फिर भी। हम कहते हैं भाई यहाँ तो आपको 50,000 से शुरू होगा और 4 लाख तो शायद रिटायरमेंट तक भी ना मिले, हम्म। पर कहते हैं नहीं मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें से सबसे बड़ा काम है। हालांकि कई लोग ऐसे भी आते हैं जो उनको गलत कुछ ख्यालात होते हैं कि भाई हम जाएंगे तो हम्म। करप्शन की तरफ भी कुछ किसी किसी का ध्यान पावर चला का जाता है। नशा हाँ भी होता है। हाँ, देखिए पावर का नशा एक चीज है, लेकिन पावर होना को बुरी बात नहीं है। अच्छा, हम्म। ये भी एक सवाल होता है, कईयों से पूछा जाता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं देश की सेवा करने चाहते हैं। हम्म। कुछ ये भी कहते हैं कि साहब इसमें सोशल स्टेटस है, बोलते हैं क्लियरली। वहाँ बोलते हैं, और क्यों नहीं बोलना चाहिए, गलत क्या है बताइए। हम्म। परिवार का भी स्टेटस ऊंचा होता ही है ना, इसमें बिल्कुल कोई होता है। शक थोड़ी ना है, मतलब इसमें वो कोई शक चीज़ नहीं। एक्सेप्टेबल है। ईमानदारी जो घूम फिर के हम फिर वहीं जाते हैं, ऑनेस्टी पे। और नौकरी भी ईमानदारी से करनी चाहिए। हम्म। अगर आप ईमानदारी से नहीं करोगे हम्म। तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्या होगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करोगे, हम्म। लोगों के साथ खिलवाड़ करोगे, आप किसी के कहने पे या पैसे की वजह से आप किसी के साथ अन्याय करते हो, तो गलत तो है ही, हम्म। गलत है। अच्छा, आजकल कुछ ज़माना ऐसा हो गया थोड़ा सा कि अगर आप बात नहीं मानते तो आपको खुद तकलीफ में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको नौकरी ये करनी है तो तकलीफ में तो रहना ही चाहिए यार। हम्म। अब मैंने आपको बताया शुरू शुरू में, कहाँ नहीं सर, पर जहाँ जहाँ भेजते गए हम लोग चले गए, हम्म। लेकिन बड़ी सेटिस्फेक्शन से रिटायर हुए हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जी। करेक्ट। इसके अंदर एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है, जब लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जी, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी हो, हाँ कोई भी बिल्कुल, ये इंटरव्यू हो, सारे टिप्स हर तरह के हर इंटरव्यूज तरीके के के लिए हैं। हैं। राइट। जा जा बहुत लोग एंग्शियस हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, अपने आप को काम डाउन कैसे किया जाए उनको? ये बड़ा जरूर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, होता ही है, हर एक हम्म। के साथ होता है, जिंदगी का सवाल है। हम्म।
अब कई लोग 6 अटेम्प्ट करने के बाद जैसे आईएएस की बात करते हैं तो 7 साल की मेहनत के बाद पास किया, अब इंटरव्यू के लिए आ गए। हुँ, अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब नेचुरली मन तो करेगा ही कि भई अब मैं 7 साल की मेहनत इसको हुँ, पार हुँ, कर लूँ। एंग्ज़ायटी देखिए और स्ट्रेस ये एक तो है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। उसके लिए तो कई लोग मेडिटेशन करते हैं, सीखते हैं। करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, वैसे भी अच्छा रहता है। दूसरा होता है भी एटीट्यूड क्या है लाइफ में। हुँ, 140 करोड़ की आबादी में क्या हर कोई आईएएस अफसर बन सकता है? हुँ, हुँ, नहीं बन सकता। जितने लोग इम्तिहान दे रहे हैं, क्या इतने लोग कोई बन सकते हैं? हर कोई नहीं बन इंटरव्यू सकता। तक ही नहीं पहुँच पाते इतने लोग तो। और हमारे देश में तो बड़ी धरोहर है कि हम लोग भगवान पे, किस्मत पे भी विश्वास रखते हैं हुँ, कि भाई मेरा काम है टू डू माय बेस्ट हुँ, एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अब जो होगा सो होगा, भगवान करेंगे, जो होगा सो होगा। हुँ, तो ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। आप करेक्ट। मेहनत करो, तैयारी करो अच्छे से, हुँ, और उस दिन जो है ख़ास करके 2-3 दिन पहले हम ये एक और सलाह देते हैं लोगों को कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, बीमार तो नहीं होना है। हुँ, टाइम पे पहुँचो, कई बार लेट होने से टेंशन हो जाती है। आप जानते हैं लेट हो जाए तो बंदा हुँ, टेंशन हो जाती है। पहुँचो, और कमरे में जाने से पहले जल्दी पहुँचो, वॉशरूम चले जाओ ज़रा, अपना कपड़े-वपड़े चेक कर लो, हाथ-मुँह धो लो, पानी पी लो। हुँ, अगर वहाँ बैठे हुए भी आपको लगता है कि अगर गला सूख रहा है तो आप पानी माँग सकते हैं, पानी पड़ा भी होगा। हुँ, और किसी को पसीना बड़ा आता है हुँ, तो आप वहाँ टिश्यू पेपर ले सकते हैं, माँग सकते हैं। पैनल मेंबर कई बार देता हूँ कि भई ये बेटा आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लीजिए, ऐसी कोई बात हुँ। बट आप लोगों को तो पता लग जाता होगा सामने वाला नर्वस है? नहीं। तो कोई बात नहीं, नर्वस होते हैं लोग, उसमें नर्वस होना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। हुँ, नर्वस होने की कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है सेटल होने में। हुँ, बल्कि जब चेयरपर्सन सवाल पूछता है, मैं चेयरपर्सन होता हूँ जनरली, अच्छा। ऑफ़िशियली जब तो यूपीएससी के इंटरव्यूज़ भी होते हैं तब भी? नहीं, वहाँ तो यूपीएससी के मेंबर होते हैं। हुँ, पर इनमें और जगह जो मॉक है, इंटरव्यूज़ में। हाँ, वो बिकॉज़ ऑफ माय सीनियरिटी। हुँ, हुँ, तो शुरू-शुरू में जो पहले के बंदे के सवाल होते हैं, उसमें कई बार टाइम लगता है बंदे को सेटल होने। हुँ, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे रेलगाड़ी जो है वो चल पड़ती है। लेकिन पता उसी से लग जाता है, कई लोग ऊँचा बोलते हैं, कई लोग धीरे हुँ, बोलते हैं, तरह-तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हुँ, हुँ, वो सब नोट किए जाते हैं, फिर हम एडवाइस कर देते हैं उनको। फिर हुँ, हम कहते हैं, अब आप दोबारा आइए अगर आना है, या कहीं और दोबारा कर लीजिए। हुँ। टिपिकली कितनी देर का इंटरव्यू रहता है? आधा घंटा तो होता ही है कम से कम, मिनिमम? यूपीएससी में भी। हुँ, कभी 35-40 मिनट भी हो सकता है। हुँ, और ये मैंने आपसे कहा कि 35-40 मिनट या 30 मिनट बहुत होते हैं एक बंदे से बात करने के लिए, करेक्ट, टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज राइट। और शी एंड इज। तक होते-होते तो पता लग ही जाता है उसका कैरेक्टर क्या है। पता चल जाता है। राइट, हाँ। राइट। अब सर कोई ऐसी गलती भी है जो लोग ड्यूरिंग द इंटरव्यू सबसे ज़्यादा करते हैं? एक तो आपने ऑनेस्टी की बात की कि सच बोलो, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, ठीक है? हाफ बेक्ड नॉलेज मत दो, और ओपिनियंस अगर देने हैं तो सही तरीके से दो। बट इज़ देयर एनीथिंग दैट यू फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सो मेनी इंटरव्यूज़ कि ये कॉमन मिस्टेक्स इसके अलावा ये भी हैं जो लोग ज़्यादातर करते हैं इंटरव्यूज़ में? एक तो ये है कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि सवाल ख़त्म होते ही बोलना शुरू कर देते हैं। एक हुँ, तो हुँ, ये जनरली मैंने देखा है, हुँ, तो ये बड़ा है। दूसरा, उनको ये वहम होता है कि मुझे हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, अच्छा। गलत या सही। ये एक सेकंड जनरली जो है वो लोग करते हैं। जो मोटी-मोटी बात कर रहा हूँ हुँ, कि मैं आपको, और हर सवाल का जवाब देते हैं, कई बार फिर वो गलती भी कर जाते हैं, हुँ, जिससे नुकसान होने का चांस रहता है। हुँ, एक और चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं कि भई वो गलती तो नहीं है, लेकिन ऐसे देखिए, ये है कि अब आई कांटेक्ट होता है जैसे, हुँ। जब हम बात करते हैं, 4 लोग बैठे हैं, तो आप इधर-उधर नॉर्मली देखते हो, कई लोग नहीं देख पाते, ध्यान नहीं रहता। बट सबको देखना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिज़ायरेबल तो है ही। मैं सबको? आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं आपके दाहिने-बाएँ जो बैठे हैं उनको भी, हुँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भई नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन।
ये ना हो कि इस चक्कर में आप लगा जवाब ही भूल गया। मतलब कॉन्शियसली आप इधर-उधर देखे जा रहे हो, हाँ, सवाल नहीं दे आंसर हाँ, नहीं दे पा वो रहे। कोई ज़रूरी नहीं है। तो मोटा-मोटी ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर लोग जो है इसमें करते हैं। हुँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, यही पर्पज़ यही होता है मॉक इंटरव्यूज़ का, हुँ, कि भई उनको फिर सलाह दी जाए, हुँ, फिर उनसे कहा जाए इस पे काम करो। एक और चीज़ जो मैं बड़ा शुरू से ही कहता हूँ, मैं जब 5वीं क्लास में था, तो एबीसी पढ़ी थी हमने, हुँ, फिर छठी में शुरू हुई तो पक्की हो गई एबीसी। हुँ, हमारे घर में तब अखबार आया करती थी, हिंदुस्तान टाइम्स, हुँ, और मेरे पिताजी ने मुझे कहा, "तू अखबार पढ़ा कर।" अब उस समय क्या पढ़नी थी, बट थोड़ा बहुत सीखा। आजकल भी हम सब लोग अखबारें पढ़ते हैं। आजकल की जनरेशन अखबार नहीं पढ़ती, ज़्यादातर ये नोटिस में आया है। और मैं आपको बताऊं नितिन जी, कि जो अखबार पढ़ता है ना, उसका समझो आधा तो इंटरव्यू इसी वजह से सही हो जाता है। हुँ। जो रोज़ अखबार पढ़ता है उसका आधा इंटरव्यू हमेशा यही मैं हमेशा से सलाह देता है उन लोगों को कि अखबार पढ़ा करो, रोज़ हैबिट बनाओ कितनी मतलब लाइफ में। 15-20 मिनट भी पढ़ लो काफ़ी है। 15-20 मिनट में तो देखिए अखबार स्कैन ही होगा बस। स्कैन, मतलब मेरे जैसे लोग पढ़ लेते हैं। हाँ। लेकिन एट दैट स्टेज ऑफ प्रेपरेशन, एक तो होता है कि आप वैसे अखबार पढ़िए, आधा घंटा तो कम से कम लगना चाहिए। हुँ, और अगर आपको तैयारी के हिसाब से पढ़ना है तो भी आधा पौना घंटा चाहिए। उसके दो कारण हैं। अगर तैयारी के चक्कर में पढ़ना है तो कुछ खबरें ऐसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हुँ। ट्रक ड्राइवर का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कई हाँ, खबरें होती हैं जिससे कोई या लेना देना नहीं है। करेक्ट। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में ये हो गया, हमने क्या लेना देना, हुँ। उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बिगर इश्यूज़ फॉर द कंट्री एंड द वर्ल्ड। हाँ, अच्छा, वहाँ ऐसा है कि पॉलिटिक्स पे सवाल नहीं पूछे जाते, अच्छा। रिलीजन पे सवाल नहीं पूछे जाते, आपकी ज़्यादातर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। हुँ, तो ये भी कुछ एरियाज़ हैं। हुँ, लेकिन अभी, अब ट्रंप ने क्या कहा फॉर एग्जांपल, और इसका हमारे देश पे असर पड़ रहा है। हुँ। अभी ये टैरिफ तो कट किया ना? पढ़ना चाहिए, हुँ, एडिटोरियल भी पढ़ने चाहिए। और इंडियन इकॉनमी के बारे में हम ज़्यादातर कहते हैं कि आप एक अखबार पढ़ो इकॉनमी का, हुँ। फाइनेंशियल जो है, टाइम्स स्टैंडर्ड और बिजनेस स्टैंडर्ड, या मिंट है, बड़ा अच्छा अखबार है, वो पढ़िए। तो इस तरह करो। इसके अलावा भी कोई तरीका है अपना करंट अफ़ेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने का? कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं भाई। हुँ। वो रोज़ाना क्या करते हैं कि मेन मेन खबरें जो है पढ़ के वीडियो पे डालते हैं और यूट्यूब पे भेजते हैं लोगों को। और कई लोग हफ वो देखते हैं फिर। पुराने ज़माने में लोग हफ्ते की खबरें जो है हाँ, हाँ, हाँ। वो निकाल के ये छाप के भेज दिया करते थे। हुँ, ठीक है, मतलब स्पून फीडिंग है, पर मैं, मेरा इसमें विश्वास नहीं है। मैं सोचता अखबार तो पढ़नी चाहिए कम से कम, हुँ, वैसे ही पता होना चाहिए हुँ। क्या हो रहा है दुनिया में। करेक्ट। जी। एंड व्हाट अबाउट बुक्स एंड नॉवेल्स? डू दे हेल्प? पढ़ना, डू दे हेल्प, व्हाई नॉट, लाइफ में बड़े हेल्प करते हैं। अगर आपको बायोग्राफीज पढ़ने का शौक है, हुँ, मुझे है, तो आपको ऐसे लोगों की कई जीवनियाँ आपने पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप पढ़ी होंगी आपने भी, जिन्होंने ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हुँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं पहुँच गए, लोगों ने दुनिया बदल डाली भाई। हुँ। आज के ज़माने की बात करें, स्टीव जॉब्स को देख लो, दुनिया बदली लोगों ने। बिल्कुल, ट्रांसफ़ॉर्म या कर दिया। महात्मा गांधी जी ने किसी और तरीके से दुनिया बदली। बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली है। हुँ, आइंस्टाइन का नाम आज लोग क्यों लेते हैं, या गौतम बुद्ध की बात लोग क्यों करते हैं। हुँ, हर फील्ड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ये दुनिया को ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने बिजली बनाई फॉर एग्जाम्पल, हुँ। जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने ईमेल बनाया, इजंट इट। करेक्ट। क्या हमारा एज़ अ पर्सन कोई मेंटर, कोई आइडियल, कोई ऐसा होना चाहिए लाइफ़ में? बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। हुँ। जैसे मेरे नॉर्मली लिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका आइडल कौन है? हाँ, नहीं, जनरली नहीं पूछते, बट लेटर से पूछा जा सकता है, कोई हुँ, मना नहीं है। हुँ, अब मेरे से अगर आप पूछो तो मैं कहूँगा कि मेरे मेरे फादर, ही वाज द ओनली एंड द ग्रेटेस्ट हीरो फॉर मी। हुँ, पर कई कहते हैं कि महात्मा गांधी है, नथिंग रॉन्ग इन इट। हुँ, कोई किसी गुरु में विश्वास करते हैं तो उसकी बात करते हैं। लेकिन देखिए, खाली रिस्पेक्ट करना और खाली आस्था से काम नहीं बनेगा। हुँ, उनमें जो गुण थे, वो गुण भी तो आपको अडॉप्ट करने चाहिए ना। आइडल तो तभी बने ना आपके, नहीं? हुँ,
किस लिए बना है? इसलिए बिल्कुल। उन्होंने जो सीखा, जो किया, उसके आदमी कुछ गुण सीखे, कुछ करे बंदा। करेक्ट। तो ये है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि प्रिपरेशन तो हो गई मेरी, मान लीजिए मैंने प्रिपेयर कर लिया इंटरव्यू के लिए, सब पढ़ लिया, सब कुछ सही है, बट अगेन बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जो हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू या ओवरऑल इन लाइफ ऑल्सो, हाउ डू आई प्रैक्टिस माई सेल्फ एंड प्रिपेयर माई सेल्फ टू हैव बेटर सॉफ्ट स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस? प्रैक्टिस वर्ड तो आपने खुद ही यूज़ किया। हाँ, तो घर में प्रैक्टिस की जाए, मिरर पे सामने की जाए, पहले तो बताइए लोगों होते की क्या है सॉफ्ट स्किल्स और सॉफ्ट स्किल यही होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इज ए सॉफ्ट स्किल, फॉर एग्जांपल। टाइम मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट स्किल। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज आल्सो a soft skill. Speaking, public speaking is also communication जिसमें आता है। और बाकी courtesies, mannerism, interpersonal relationship, अब जैसे फॉर्मल सेटिंग है तो आपको बड़ा वहाँ ऐसे मतलब फॉर्मली बैठना है। और कुछ लोग हैं जैसे भी हाथ हिला रहे हैं आप, तो ऐसे नहीं करना है, हाथ बैठना है, बात करनी है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है, कर्टसी से बात करनी है, एजिटेटेड नहीं होना है, isn't it? एल्डर्स हैं तो फॉर्मल सेटिंग है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो उसी में आती हैं, बात सुननी है ध्यान से, इंटरप्ट नहीं करना है, ये सारे स्किल्स ही तो हैं। और अपनी बात को कैसे कम से कम शब्दों में पूरा जवाब दे देना है। करेक्ट। ये भी तो ये दीज आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स। और इमोशनल स्किल्स इंटेलिजेंस जो है उसका तो ये है कि भाई ऐसा है कि भाई आप नर्वस तो नहीं हो रहे, आप स्ट्रांग हैं कि नहीं, अच्छा अगला कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपने को सवाल पूछा, मैंने को जवाब दिया, आपके देखा माथे पे गुजरा थोड़ा सा होता है ना कि आपको लगा नहीं लगा, मुझे पता चल गया कि भाई ये आप आप खुश नहीं हैं, या आप मुस्कुरा दिए, तो मैं कहूँगा भाई यार ये तो ठीक हो गया मामला। तो दीज आर ऑल इमोशनल। बट इज इट इम्पोर्टेंट टू फील एम्पथी? डेफिनेटली। लेट्स से मान लीजिए मैंने कोई सिचुएशन दिया, मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, मैंने सामने वाले कैंडिडेट को एक सिचुएशन दी कि यार लेट्स से मणिपुर में लोग मर रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये मैंने सिचुएशन दी, तो इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो एम्पथी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ मणिपुर? देखिए एम्पथी कहने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया शुरू में भी, गांव में आप गए हो, देखे कि क्या है, तो वो एम्पथी तो है कि भाई मैंने गांव के लोगों के लिए कुछ करना है, isn't it? करेक्ट। अगर एम्पथी नहीं होगी तो आप कह दोगे किसी डिप्टी कलेक्टर से, तहसीलदार से, यार इनका देखना यार, कुछ कर देना यार, जो हो जाए देख लेना इनका जब टाइम लगे। हाँ मैं जा रहा हूँ यार। बट हाउ डू यू जज एम्पथी? इज देयर अ वे? सवाल के जवाब से पता चलता है, कई बार कोई सिचुएशन देने से पता चलता है, जो मैं बात कर रहा था आपसे। और कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी हो जाती हैं, इंटरव्यू के दौरान भी हो जाती हैं। देखिए आप एक ब्रॉड असेसमेंट ही कर सकते हैं। एक मैं आपको और चीज़ बताऊं नितिन, ऐसा है इसके जो मार्क्स हैं ना, 275 मार्क्स हैं। ज़्यादातर नंबर जो हैं मोटे नंबर हैं लिखित एग्ज़ाम के। ये इसलिए रखा जाता है कि कम से कम बंदा देख तो लें, isn't it? इसलिए तो ये मार्क्स उसमें ऐड होते हैं। और इसमें काफ़ी पता तो चली जाता है, जो आपने अभी बात की मेरे से, सॉफ्ट स्किल्स की, और थोड़ी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है पता चल जाता है, जनरली बंदे के बारे में, उसकी नॉलेज के, उसकी क्यूरियोसिटी के, ये सारा कुछ जो है पता चल जाता है। इंटरव्यू से सिलेक्शन का नॉर्मल क्या रेशियो रहता है सर? देखिए नॉर्मली ये समझ लीजिए 2-2.5 में से एक कैंडिडेट लेते हैं, 50% ऑलमोस्ट, आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 3, कभी 1 आउट ऑफ 2, रफली इतना रहता है, 1/3, 1.5 टाइम्स दिस दैट। ओके, तो दिस व्हाट इट इज रफली। और कितना इम्पोर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होना? फॉर एग्जांपल अगेन मणिपुर की बात कर लेते हैं, अब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, सेंसिटिव टॉपिक है, तो क्या मुझे इस पे एक कंट्रोवर्सी के अलाइन होना है? मतलब हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू हैंडल सच कंट्रोवर्शियल टॉपिक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई एथिक्स? आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए
हर कंट्रोवर्सी के बारे में हर एक का इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। हम्म। फार्मर्स एजुटेशन की बात कर लेते हैं नॉर्दर्न इंडिया की, तो कईयों का व्यू है कि फार्मर्स एजुटेशन सही है, कईयों का कि नहीं सही है। हो सकता है मेरी फैमिली में कोई फार्मर हो जो मुझे हो इन्फ्लुएंस करता हो। हो सकता हो, हाँ, एंड व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो उसमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज में ये है कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, आपको तो वो बताना है हम्म। जिसके बारे में आपकी जानकारी है, जिसके बारे में आपके आर्गुमेंट्स पता है आपको, हम्म। वो बताना चाहिए। हम्म। मैं जानबूझ के आपसे आर्गू करूंगा, देखूंगा कि आपकी मेरे साथ डिस्कशन की स्किल्स कैसी हैं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि अगर मुझे लगता है ये गलत है और आप कह रहे हैं कि सही है तो मैं उससे नाराज हो जाऊं। नहीं, दैट इज नॉट हम्म। द पर्पस एट ऑल। वो होते भी नहीं ऐसे। हम्म। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में आप कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, ये कंट्रोवर्शियल है नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर है भी, आपका जो अपना ओपिनियन आप वो दीजिए। अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं इसमें क्या बताऊं। हम्म। उसमें मैं उदाहरण ये देता हूं, लोगों को सलाह ये देता हूं कि आप दोनों तरफ के व्यूज पढ़ लीजिए हम्म। या दोनों तरफ के व्यूज जान लीजिए, और आपको जो कन्विंस लगे व्यू वो आप अडॉप्ट कर लीजिए, हम्म। और उसके जो आर्गुमेंट्स है वो आप अडॉप्ट कर लीजिए। हम्म। अब कई बार ऐसे ये होगा कि मैंने कोई ऐसी ठोस बात कह दी, आपको मालूम है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अपना ओपिनियन बदलने के लिए जोर डालूं। इन्फ्लुएंस करूं। हाँ, आप करना नहीं चाहिए अनलेस कोई नई बात पता चले। हम्म। अब उसमें कई बार आदमी एजिटेटेड हो जाता है, यह सोचता है मैं फंस गया हूँ, और रिस्पेक्ट भी दिखानी। तो ये कहता है कि सर आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, बट सर दिस इज हाउ आई थिंक। हम्म। बात खत्म होगी। तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज का तो यही है जो आपने कहा। हालांकि मैं किसी इशू को कंट्रोवर्शियल मानता ही नहीं, हम्म। लेकिन डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। हम्म। और बहुत अगर होता है तो अगर कोई ऐसा रास्ता है तो आप बैलेंस्ड व्यू भी दे सकते हैं कि साहब इसके ये प्रॉस हैं, इसके ये कॉन्स हैं। बट क्या। ऑन द बैलेंस ये लगता है कि दिस विल बी ए बेटर डिसीजन, अगर डिसीजन लेना ही है, नहीं हम्म। तो इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, हम्म। ये भी हो सकता है। मतलब बैलेंस ओपिनियन भी देते हैं आप तो कोई नुकसान नहीं है उसका। सवाल पे डिपेंड करता है। हम्म। अब बिहार की प्रोहिबिशन पॉलिसी फेल हो गई, हम कहते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं कहते हैं जी नहीं फेल तो नहीं हुई, सक्सीड हुई है। फिर वो मानते हैं कि नहीं इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए। हम्म। लेकिन अब डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या उस वक्त। अब अगर चीफ मिनिस्टर बिहार के ये कहते हैं कि भी आप ये बताइए, आप आईएएस हैं, चीफ सेक्रेटरी हो गए आप, या मान लो आप बताइए पॉलिसी कंटिन्यू रखें कि इसको ख़त्म कर दें। हम्म। अब आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हैं साहब पॉलिसी रखें, इसमें ये चेंजेस करके रख लीजिए। हम्म। देखिए, सरकारें तो इन्हीं अफसरों की सलाहों पे चलती है ना सारी। सही सर बात है, सही बात है। अफसर किस लिए हैं? सरकार पॉलिसी बनाती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन तो अगर वही कर रहे किसी हैं। में अगर कुछ लगता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, तो फर्ज और धर्म तो बनता ही है ना बताना कि सर हम्म। ये ठीक नहीं रहेगा ऐसे, हम्म। या इसको ऐसे कर लीजिए ठीक। हम्म। करेक्ट। एक लास्ट सवाल पूछूंगा सर आपसे कि बहुत बार ये भी पूछा जाता है या पूछ सकते हैं कि इंडिया को लेके आपका क्या ओपिनियन है, या इंडिया कहाँ जा रहा है इस टाइम पे, या कोई भी कंट्री या कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट या आपका जो भी एरिया है। तो कैंडिडेट को कितना इम्पोर्टेंट है एक विजन का क्लैरिटी होना कि मेरा देश कहाँ जा रहा है और उसमें कहाँ जाना चाहिए। लाइक हाउ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू हैव अ पर्सनल ओपिनियन ऑन द विजन एंड द वे आर कंट्री इज मूविंग। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, एक तो ये हमारा देश है, हमारा घर है, हमें तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हम्म। और दूसरा ये कि हम एक अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपने अपना अंदाज़ा लगाया, मैंने अपना लगाया कि देश कहाँ जा रहा है हम्म। और कहाँ जाना चाहिए, इसका भी आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। लेकिन जा कहाँ रहा है और कहाँ जाना चाहिए, अब कहाँ जाना चाहिए उसके लिए तो आपका भी पॉजिटिव व्यू होगा, मेरा भी होगा। हम्म। मैं ये रास्ता बाएं का बता सकता हूँ, आप दाहिने का बता सकते हो, कोई सामने का रास्ता बता सकता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हम्म। अब कहाँ जा रहा है उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और होता ही है जनरली। उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई गलत बात नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन जो भी आपको लगता है बता दीजिए, लेकिन जो भी बोलना है,
अभी कई लोग ये कहते हैं कि साहब ये सवाल में मैंने इसलिए नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ हो जाता है या सरकार की नीति के खिलाफ हो जाता है। हम उन्हें कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ अगर आपको लगता है नीति गलत है, पॉलिसी गलत है, तो बोलिए। हुँ, सरकार को इंडिपेंडेंटली थिंकिंग बंदे चाहिए, हुँ, लेकिन पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली हुँ, कहिए कि सर मेरे हिसाब से ये पॉलिसी में अगर ये चेंजेस होते तो वो बेहतर रहता, या ना अडॉप्ट हुई होती तो बेहतर रहता। हुँ, लेकिन ये कहना, ये कोई लगता चीज़ गलत है और कहना कि नहीं नहीं साहब ये ठीक है क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी है या सरकार हुँ, हरियाणा सरकार की पॉलिसी है, वो गलत होगा। हुँ, ओके। जी। सर बहुत अच्छी नॉलेज दी है। लास्ट में मुझे आप एक ये बताइए थोड़ा-सा कि आपने बुक्स भी लिखी हैं, जी, लिखिए। राइट? जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा-सा अपनी बुक्स के बारे में बताइए सर। बुक्स ऐसा है कि मैंने और कहाँ से पहली, मतलब इंटरेस्ट आया ये बुक्स लिखने का? समझ लीजिए बचपन से कोई शौक था आर्टिकल्स वगैरह लिखने का। हुँ, और फिर मैंने पहली किताब लिखी 1982 में। मैं जब दिल्ली पुलिस से मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पे गया, तो मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एक फिक्शन नावल लिखा था। एक हुँ, किसी रेप केस में कैसे एक्यूज छूट जाते हैं, जो आज भी हो रहा है। हुँ, हुँ, और वो एक इंग्लैंड के बड़े नोन एक पब्लिशर होते थे, आर्नोल्ड हैनमन करके। उनसे वो मेरी कुछ जान पहचान निकल आई, तो उन्होंने वो मेरी किताब छापी थी। और मेरी लास्ट किताब अभी अगस्त पिछले, नॉट दिस प्रिसीडिंग अगस्त, उससे पिछले अगस्त में रिलीज़ हुई थी अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। दैट वाज माय ऑटोबायोग्राफी, हुँ, एन अनलाइकली पुलिस चीफ, जिसमें मैंने अपनी लाइफ के जर्नी बारे में बताया। लिखा है, यात्रा, और फिर मैं क्या क्या देखा मैंने और प्रोफेशन में क्या देखा और क्या क्या मेरे विचार जो होंगे कई बट चीज़ों क्या पे। ऐसा सरप्राइज़िंग चीज़ क्या देखी थी आपने? सबसे ज़्यादा कोई हाइलाइट हो किस में, पुलिस में? पुलिस में? हाँ, जो आप भी सरप्राइजिंग, मतलब दंग हो गए हो देख के कि ये क्या हो रहा है? नहीं दंग तो मैं शुरू में ही हो गया था, जब मैंने 22-23 साल की उम्र में इम्तहान पास किया था, ज्वाइन किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था कि समाज में इतना भी कभी कभी अनप्लेजेंट चीज़ें हैं, हुँ, बड़ा कुछ गलत होता है। पर पुलिस में आप जानते हो कि सारे, इस पुलिस के यहाँ कोई मिठाई बांटने तो आता नहीं। हुँ, वही लोग आते हैं जो तकलीफ में होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आते हैं। तो वो चीज़ में टाइम लगा, लेकिन एडजस्ट होने में, दैट्स ओके। हुँ, बाकी और बड़ा कुछ हुआ ज़िंदगी में, लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसी आदत पड़ गई कि सरप्राइज कुछ नहीं लगता है। हुँ, ह्यूमन नेचर है, मैनिफेस्टेशंस हैं ह्यूमन नेचर के। लेकिन मैं आपको एक, नितिन जी, एक बात बताऊं, पुलिस का प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैविंग बीन ए पुलिस मैन। मुझे भगवान ने इस प्रोफेशन में भेजा। मेरी हालांकि इट वाज नॉट माय चॉइस, हुँ। आई केम हियर बाय एक्सीडेंट, यू कैन से दैट। व्हाई एक्सीडेंट? नहीं मतलब आप इम्तहान दिया तो जो भी सर्विस मिली हाँ, मिल हाँ, गई, अच्छा, दैट वे। ठीक है। मैं हुँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, नोबल प्रोफेशन इसलिए है कि आप इमीडिएट, कई बार आप जस्टिस कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, हुँ, और उससे जो शांति, जो खुशी मिलती है आपको। नौकरी के शुरू का एक उदाहरण देता हूँ, एक आखिरी का देता हूँ। मैं जब दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, आजकल डीसीपी बोलते हैं, तब एसपी वगैरह बोला करते थे। तो एक बच्चा किडनैप हो गया, एक फैमिली का, और हम 2 दिन बाद उस बच्चे को सोनीपत से हमने रिकवर किया। अब उसके माँ बाप आए बच्चे को लेके मेरे दफ्तर, और इतने बेचारे शुक्रगुजार, और माँ उसकी कोशिश करे नीचे टेबल पे बैठ के मेरे पाँव छूने की कोशिश हुँ, करे। तो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आप देखिए, आप इंस्टेंट जस्टिस भी दे सकते हैं। कोई लड़की को छेड़ देता तो आप क्या करते हो, या पकड़ लिया आपकी किसी क्राइम में, किसी को पकड़ लिया हुँ, आपने, तो तरह तसल्ली होती है। सजा देना फाइनली तो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। और अभी मैंने शुरू में शायद आपको त्रिपुरा का उदाहरण दिया था कि जब मैं वहाँ था तो 25 साल पुरानी इंसर्जेंसी मेरे वक्त ठीक हो गई। हुँ, मैंने किताब भी लिखी थी त्रिपुरा पे, काउंटर इंसर्जेंसी सक्सेस पे पुलिस की। तो आप देखिए, आपने लाखों लोगों को हुँ,
पीस और सिक्योरिटी दिया। पंजाब में भी यही हुआ, कितना टेररिज्म था, जब टेररिज्म खत्म हुआ तो कई लोगों को शांति मिली। पीस और सिक्योरिटी मिली। तो ये बहुत बहुत बड़ी देन है भगवान की, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। एक आपने बोला कि मैं एक स्टार्टिंग का उदाहरण दूंगा, एक लास्ट का दूंगा। तो वो मैंने दिया शुरू अच्छा। में बच्चे का, हाँ। और ये त्रिपुरा में जब अच्छा, मैं ये डीजीपी था, लास्ट वाला था। हाँ। रिटायर होने से 1-2 साल पहले की हम्म, बात है। जी हाँ। हम्म, वैसे तो और भी बड़ी चीज़ें हैं, हमने कई फोर्सेस में काम किया है, हर फोर्स में कुछ ना कुछ किया ही है, हम्म, वो सारे ही करते हैं, मैंने कोई अजूबा नहीं किया, मतलब ये सारे सारे ही काम करते हैं। लेकिन यात्रा बड़ी अच्छी रही ज़िंदगी की, बड़ी मेहनत से, शौक से, ईमानदारी से काम किया है। और मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि आप, अगर आप दोबारा जन्म मिले तो क्या करना चाहेंगे, तो मैंने तब भी कहा कि मैं आई वुड पुलिस में। लाइक टू बी ए पुलिस मैन, आई वुड लाइक टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, अगर यही जन्म होता है मेरा, हम्म, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है, बड़ा ही सेवा का काम है, बड़ा ही भले का काम। हम्म। अभी आपका टाइम किस में जाता है आफ्टर रिटायरमेंट? बहुत कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। आई एम ए पंजाबी, पंजाबियों में एक वर्ड होता है वेला, हाँ, आई वेला। डोंट नो वेदर यू हर्ड और नॉट। नो नो, मैं पंजाबी हूँ सर। हाँ, हाँ। तो आपको पता है तो हम वेले हैं मतलब। लेकिन बहुत कुछ करते हैं ज़िंदगी, रिटायरमेंट के बाद बिज़ी रहा हूँ कुछ ना कुछ किसी चीज़ में। हम्म, आजकल मैं अभी तो मॉक इंटरव्यूज़ में बिज़ी हूँ, लेकिन कभी लिखने पढ़ने का काम हो जाता है, कभी आर्टिकल लिखता हूँ, टीवी बहुत करता हूँ, कभी बुला लेते हैं तो वो लोग हम्म, चला जाता हूँ मैं। और कॉन्फ्रेंसेस कुछ चले गए, कभी लेक्चर देने चले गए, कभी सुनने चले गए। हम्म। कभी किसी पॉलिटिशियन या पीएम सीएम इनकी सिक्योरिटी जो रूट होता है उसमें भी इन्वॉल्व हुए नहीं, होंगे, आई एम श्योर। शुरू में तो थे ही इन्वॉल्व, किसमें? धीरे धीरे। मैं दिल्ली पुलिस में था तो उस वक्त जहाँ हम्म, ये लोग रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह। हम्म, लेकिन हाँ, मेरी मुलाकात सब राष्ट्रपति जितने थे मेरी सर्विस के दौरान सबसे हुई, पर्सनली बातचीत हुई, पर हम्म, प्रधानमंत्रियों से हुई, स्टेटों में था गवर्नर्स से हुई। हम्म, तो सारा कुछ ये देखा है, पॉलिटिशियन देखे हैं, तरह तरह के बड़े बड़े अच्छे और ईमानदार हम्म, और वेल इंटेंशन भी देखे हैं, दूसरे हम्म, तरह के भी देखे हैं, हर तरह का रंग बहुत देखा है ज़िंदगी में, हम्म। बहुत देखा है। कुछ स्पेशल होता है क्या सर सिक्योरिटी डिटेल्स में? बहुत कुछ स्पेशल होता है, थोड़ा सा लगता नहीं बताइए है, ना, मैं बहुत कुछ। जेन्युइनली नहीं, क्यूरियस कुछ हूँ। चीज़ें ऐसी बताई नहीं जाती, हाँ। लेकिन ये है कि भाई सिक्योरिटी हर तरह से की जाती है, सादे कपड़ों में भी की जाती है, हथियारों से भी की जाती है। हम्म, और देखिए जो बड़े नेतागण होते हैं, उनकी तो जान को बड़ा खतरा होता है, जितने भी प्रधानमंत्री दुनिया भर में हम्म, या प्रेसिडेंट सर, हमारे भी जितने हुए अभी देखिए, फिर भी नुकसान हो जाता है। हम्म, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी का हुआ, और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन हुआ, हम्म। दुनिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा का हुआ, अभी ट्रम्प पे भी तो हुआ इजिप्ट था, में देखो। हुआ, वहाँ सदात का हुआ, हाँ, अभी ट्रम्प पे हमला हम्म, हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी हम्म, हो जाता है। लेकिन अब इसके सीक्रेट प्रोसीजर्स होते हैं जो पब्लिक में डिस्कस नहीं किए जा सकते। हम्म, लेकिन यस, खतरा काफ़ी होता है और काफ़ी मेहनत लगती है। हम्म, देखिए पुलिस के काम में एक और चीज़ आपको बताऊं, पुलिस 99% केसेस में सक्सीड होती है। हम्म, जितने टेररिस्ट जो हैं, आप देखते होंगे, कभी यहाँ पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए, बड़े मॉड्यूल्स होते हैं, एक फेलियर हो जाता है हम्म, तो बड़ी बदनामी होती है, अखबारों में क्रिटिसिज्म होता है, जो नो काम अच्छे हुए उसकी कोई तारीफ नहीं तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता है। ये बात पीछे मैंने वहाँ भी कही, मुझे अभी रिसेंटली एक चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, चिटकारा हाँ, यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे अभी कोई 2-3 महीने पहले ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी, डी लिट की उपाधि दी उन्होंने। इट वाज़ हम्म, वेरी काइंड ऑफ देम, उन्होंने मुझे बुलाया और हम्म, मुझे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का उपाधि दी। तो उस वक़्त ही मैंने ये बात कही थी। तो बिज़ी रहने का मेरा एक और है कि मैं क्लब वगैरह का मेंबर हूँ, जिमखाना क्लब का हूँ, दिल्ली इंडिया वाला जो इंटरनेशनल है। सेंटर का हम्म, हूँ। अच्छा, मेरा परिवार यहीं है, हम्म, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे दोस्त यार यहाँ हैं, मेरी शादी यहाँ हुई, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, हम्म, और बड़ा सर्कल नौकरी में भी बना, हम्म, तो टाइम बड़े अच्छे से बीत जाता है। हम्म, लेकिन एक चीज़ का मैं ध्यान ये रखता हूँ कि मैं अपनी पेस पे अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, हम्म, कि भाई जो
कर सकता हूँ, आराम से वो कर लेता हूँ, अगर मन नहीं करता तो मैं मना कर देता हूँ। 2 सवाल पूछूँगा सर आपसे। पूछिए, पूछिए। पहला सवाल ये, शादी की क्योंकि आपने बात की, जी, आजकल आप देख रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। जी, जी। आपने जब शादी की और आज की रेट में जो हो रहा है, क्या डिफ़रेंस नज़र आता है और आप अब रिकमेंड करते हो लोगों को शादी करना? दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। हाँ। जब मैंने सर्विस जॉइन की तो उस वक़्त समाज में ये माहौल था कि लोग कहते थे, भई लड़की किसी तरह बच जाए। हुँ, ये होता था भी लड़की को, और मुझे बड़े लोगों ने, जहाँ मैं रहता था जिस मोहल्ले में, अब तो रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते थे, और बड़े लोगों की हेल्प ईश्वर की कृपा से पुलिस के थ्रू की गई। और उस वक़्त हर एक का ये होता था भी लड़की किस तरह से बच जाए। अगले को मना लो, समझा लो, थोड़ा डाँट दो, थोड़ा लड़की को समझा लो, बेटा थोड़ा दब जाओ। अब कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। हुँ, अब हर कोई ये कहता है कि भई मेरा डाइवोर्स हो जाए, मेरी शादी तुड़वा दो, ये वो। और मैं भी थोड़ा अब इस विचार का हो गया हूँ नितिन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ। एक ही ज़िंदगी ईश्वर ने दी है। हुँ, क्यों घुट-घुट के मरना है एक शादी में? क्यों ज़िंदगी बर्बाद करनी? नहीं मनती है तो यू वॉक आउट। हुँ। तो एक तो ये फ़र्क पड़ा है। और स्टिल रिमेन सिंगल इट्स फाइन। देखिए, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसका मैं जवाब देता हूँ जो आपने सवाल पूछा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं? हुँ, आपको भी अभी करनी है। हुँ, उसके बाद मेरा जवाब है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एमए कर रहा था, तो मेरे क्लासमेट थे, उनको मैंने पूछा, वो शादीशुदा थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भैया ये बताओ कि शादी करनी चाहिए कि नहीं? हुँ, तो कहने लगे यार ऐसे है, दोज़ हू गेट मैरिड they also repent, those who don't get married they also repent, so why not get married and repent? हुँ। कुछ तो देख वो लो। शादी का लड्डू खा के परेशान हो जाओ, हैं? कहते थे हाँ, करनी चाहिए शादी, व्हाई करनी नॉट? चाहिए। अल्टीमेटली देखिए, जिंदगी में कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है। हुँ, लेकिन हाँ, माहौल बदल गया अभी, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो गए, हुँ, इवन दैट इज नॉट बैड। हुँ, मैं कहता हूँ कि वन मस्ट चेंज विद टाइम्स, हुँ, और मैं उसके भी हक में हूँ। और कोई शादी नहीं करना चाहता, नहीं बंधन में बंधा जाता, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ, एक हमारे यहाँ तब ये बड़ी धारणा थी कि भाई शादी जरूर करनी है, बच्चों की, बेटियों की, खास करके हुँ, बेटों की। आजकल कई लोग कहते हैं कि नहीं, सिंगल रहना चाहता हूँ, एंड पेरेंट्स एक्सेप्ट इट, हुँ, एंड आई थिंक नो हार्म इन दैट। हुँ। हर एक को आज़ादी है जैसे कोई रहना चाहे। और लास्ट सवाल, जी। आप क्योंकि इतनी बुक्स पढ़ते हैं, हम्म। कौन-सी 1 या 2 टॉप की किताबें जो आपको लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए, वो बताइए आप? किताबें तो नितिन बहुत हैं, पर मैं एक किताब, ली कुआन यू का अगर आपने नाम सुना हो, हुँ, तो वो जो सिंगापुर के थे प्रधानमंत्री, उन्होंने सिंगापुर एक फिशिंग विलेज था, उसको उन्होंने कितना मॉडर्न एक सिटी स्टेट बनाया, और क्या क्या उन्होंने किया। वो किताब मुझे, मेरे दिल के बहुत करीब है, कि अगर आप उसको, अगर आदमी पढ़े तो पता चले कि, हुँ, और इनिशिएटिव और लीडरशिप वगैरह के उसमें बड़े ही लेसन्स हैं। ऐसे तो हुँ। और भी खैर बड़ी तरह तरह की किताबें हैं। आपकी भी हैं। और मेरी भी हैं, हाँ। मेरी किताबें खैर कोई पढ़ने लायक नहीं है, मतलब कवर ही क्या देख बात लीजिए कर तो रहे हैं अच्छी सर? बात है। नहीं, नहीं सर। लेकिन एक तो वो किताब जो आपने कहा कि हुँ, जो बड़ी नज़दीक है, बायोग्राफीज़ मैंने और भी बहुत पढ़ी हैं। हुँ, और एक मैंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी थी, या मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी हुँ, बायोग्राफी, उनकी तो बायोग्राफी थी दोनों की, वो पढ़ी है। तो वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, एक टेक्नोलॉजी का है, एक साइंस का है, हुँ, ये एक और चीज़ है। जैसा मैंने शुरू में कहा, बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ा कुछ किया है, हुँ, और करना चाहिए भी। और किताब पढ़नी चाहिए, पढ़ाई किताबें पढ़ने का अब आजकल ज़माना ख़त्म हो गया है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे, और उसमें भी पेशेंस नहीं है। हुँ, मैंने आपको बताया शायद, मैं आजकल व्हाट्सएप पे फ्री कोर्सेज कर रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल पे, जिसका हुँ। आपने जिक्र किया। 8-9 कोर्सेज कर चुका हूँ, आपके तीन व्हाट्सएप का चार चैनल है जिसमें आप डालते हो ये या ग्रुप नहीं है? नहीं, मैं ग्रुप बना अच्छा, के तो कोई डालता भी हूँ। जॉइन कर सकता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता तो है हम उसका आजकल। लिंक डाल देंगे ना उसमें? हाँ, हाँ। तो आजकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे कोर्स चल रहा है। हुँ, अब 10 दिन तो बीत ही गए हैं। हुँ, हुँ, तो आप बात ये भी, इसको उससे भी लिंक करता हूँ कि भाई आप टाइम कैसे पास करते हो, तो हुँ, कुछ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हुँ, फैमिली यहाँ है।
हर तरह से ईश्वर की कृपा है। कुछ सेहत पे ध्यान देते हैं, हुँ, कुछ खाते पीते हैं, हुँ। बस यही कुछ करते हैं, टाइम अच्छे से बीत जाता है। ईश्वर की बहुत कृपा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत सच ए मज़ा आया प्लेज़र। एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। आई डोंट नो हाउ यू कॉन्टैक्टेड मी, कैसे आपको पता चला, बट वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच बड़ा सर। अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके। आई होप वी डिड थैंक यू। जस्टिस टू योर टाइम सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो क्योंकि मच। आप आई एम श्योर आपने बताया भी है स्टार्टिंग में कि आप अपना इंटरव्यू जो चल रहे हैं वो मॉक इंटरव्यूज़ को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो वो बहुत 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 बड़ी नहीं, नहीं, कोई सर वो बात नहीं। थैंक यू की बात ये है। भी बहुत ज़रूरी है। जी। आपके व्यूअर्स को कुछ फ़ायदा होता हो, हुँ, तो अच्छी बात है। और मैं एक ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप मेरी बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़िएगा। जी। ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रे हम लोग। पार्टीशन से आए थे, वहाँ से कुछ घर-बार छूट गया था, कपड़ों में आए थे। आए झुग्गी-झोंपड़ी में यहाँ रहे, फिर रिफ्यूजी कॉलोनी में रहे। बड़ी जद्दोजहद पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा की, थोड़ी बहुत ही हम लोगों ने भी की। तो और गॉड हैज़ बीन काइंड। ये जो हमारा देश है ना नितिन, ये लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी है इंडिया, मेरी मदरलैंड जो है। सिर्फ थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप खुद उदाहरण है इसके। हुँ, अगर आप मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, तो खुदा भी मदद करेगा। और करनी चाहिए हर एक को। हुँ। अपने लिए तो सोचो ही, देश के लिए, समाज के लिए भी सोचना चाहिए। आई एग्री थैंक सर। यू नितिन। थैंक थैंक यू। यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।